तो ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्योंकि हम पहले ही 5-10 मिनट लेट हो चुके हैं। तो आप सभी का इस मीटिंग में स्वागत है। अ, जैसे कि आप लोग जानते हैं, डब्ल्यूएसएस इस मीटिंग को, इस वेबिनार को का आयोजक है और डब्ल्यूएसएस के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये देश भर की महिला एक्टिविस्ट लोगों का एक और संगठनों का एक साझा मंच है ये। और पिछले दिनों पिछले कुछ महीनों से, कुछ सालों से बल्कि जो महिलाओं पे जो कई तरह के शोषण की, जो यौन शोषण की घटनाएं तो बढ़ी ही है, उसके अलावा महिलाओं पे और खास तौर पे दलित महिलाओं पे और मुस्लिम महिलाओं पे जिस तरह के एट्रोसिटीज बढ़ी हैं, उसको लेके देश भर के नारीवादी जितने भी लोग, जो एक्टिविस्ट लोग हैं, वो लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं। और मतलब ये रुकने की बजाय ये ऐसी स्थिति अभी बन गई है कि ये होता है, घटनाएं भी होती जा रही हैं और उससे भी ज्यादा जो खतरनाक बात है और जो हमारे सामने एक चुनौती के रूप में भी है, जिसको हम देखते हैं कि ये हर मामले में स्टेट जो रेपिस्ट के या जो महिलाओं का शोषण करने वाले लोग हैं, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और बढ़ चढ़ के उनके समर्थन में आगे आ रहा है, पूरी बेशर्मी के साथ समर्थन में मतलब बिल्कुल किसी भी तरह का छिपाव नहीं है, किसी भी तरह का दुराव नहीं है उसमें, पूरी तरह से समर्थन में आके उनके फेवर में बोल रहा है, उनको अरेस्ट नहीं कर रहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और इसमें एक दूसरा पहलू ये भी है इसका कि जहाँ पे वो देखता है कि जो मनुवाद के हिसाब से, जो मनुवादी सत्ता के हिसाब से जो उनके विरोधी लोग हैं, मतलब जो माइनॉरिटीज हैं या फिर दलित्स हैं, अगर आरोपी उस तरह के हैं तो फिर उनके खिलाफ ज्यादा बढ़ चढ़ के कार्रवाई कर रहा है। जैसे कि जब हाथरस की घटना हुई थी, ठीक उसी समय बलरामपुर की एक घटना हुई थी जिसमें कि जो आरोपी थे वो मुस्लिम थे, तो उनके ऊपर एनएसए भी लगाया गया रेप के कारण। और जब साथ साथ में जो हाथरस का मामला चल रहा था, उसमें उनको बचाने का पूरा प्रयास किया गया और जब पूरे देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, तब जाके उसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया और लगातार ये कोशिश की जाती रही। इसके साथ दूसरा जो उनके तरफ से की जा रही कार्रवाई है वो ये कि जितने भी साक्ष्य हैं, जितने भी सबूत होते हैं, उनको किसी भी तरीके से मिटा दिया जाए। उसके लिए लाश को या लड़की को भी, मतलब अगर वो नहीं भी मरी है तो उसको जलाने का काम, जो बहुत सारी कविताओं में हम लोग जो जिस तरह से पढ़ते हैं कि लड़कियों को जला दिया गया और जो मतलब पूरे सबूत मिटाने के लिए पूरे एक इंसान को, एक वजूद को जला के खाक कर दिया गया, उस तरह का ट्रेंड जो बहुत ज्यादा बढ़ा है और वो सरकार की ओर से, सत्ता की ओर से आता हुआ जो आरोपी है उन तक पहुंच गया है। अभी जो बुलंदशहर की घटना हुई है उसमें ये साफ साफ, और भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उसमें ये साफ साफ नजर आ रहा है कि रेपिस्ट खुद लड़की को जिंदा जला दे रहे हैं। और न्याय नहीं पाने की स्थिति में कई जगह पे ऐसा भी हुआ है यूपी में इन दिनों कि लड़कियों ने खुद को जला लिया है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड के रूप में आया है कि सरकार उनके फेवर में खड़ी है, सारे सबूत वो खुद नष्ट कर रही है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी पाए। तो ये ऐसा समय है जबकि हम सब लोगों के सामने ये एक ऐसी जो 70 के दशक में एक महिला आंदोलन कुछ घटनाओं के कारण बहुत ज्यादा उभार पे था, उसके कारण बहुत सी सारी चीजें महिला आंदोलनों ने हासिल की थी, तो लगता है कि ये उसी तरह का समय है जबकि फिर से ये इस चुनौती को हम स्वीकार करें और फिर से एक ऐसा कुछ आंदोलन खड़ा करें जिससे कि ये जो ट्रेंड है, ये जो सत्ता का समर्थन देने का जो रुख है, इसको रोका जा सके, क्योंकि ये नहीं रुकेगा तो जितने भी अपराध हैं महिलाओं के खिलाफ होने वाले, वो नहीं रुक सकते हैं। तो इसी पर हम आज चर्चा के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम इस चर्चा में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो हम पहले इस चर्चा में भागीदारी के लिए डॉक्टर रूपरेखा वर्मा जी को आमंत्रित करते हैं। वो लखनऊ में रहती हैं, साझी दुनिया से जुड़ी हैं और अभी जो हाथरस वाला मामला हुआ है उसके खिलाफ जो देश भर में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें रूपरेखा जी को कई बार डिटेन किया गया,
कुछ एक आध बार फिर उनको जेल घर में हाउस अरेस्ट किया गया। इस तरह की चीज़ें भी उनके साथ हुई हैं। ये भी एक ट्रेंड के रूप में है कि अगर इसके खिलाफ हम बोलते हैं, तो फिर बोलने वाले को भी जेल के अंदर डाल दिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, उसको बस में बिठा के कहीं और छोड़ दिया जाए, इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो उसका भी वो शिकार हुई हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, वो अपनी बात रखें। शुक्रिया सीमा, आपने मुझे इसमें शामिल किया। जैसा कि आपने कहा, और ये अब बताने वाली बात नहीं है, सबको मालूम है कि किस कदर देश में हिंसा बढ़ी है, कुल मिला के हिंसा। चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जात के आधार पे हो, बोली के आधार पे हो। लेकिन आज हम चूंकि जेंडर से रिलेटेड हिंसा और उसके अंदर जो दलित वर्ग है उसके ऊपर हिंसा पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं, तो हम लोग अपनी संस्था में पेपर क्लिपिंग्स रखते हैं, उसका बहुत लंबे वक्त से हम लोग रख रहे हैं, उसकी अभी क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमने नहीं की है। तो वैसे मुझे लगता है कि जब से ये नई सरकार सन 2014 से आई है, तो करीब दुगने ये जो हिंसा है, अत्याचार है, ये दुगना बढ़ा है। लेकिन बहुत आप लिबरल साइड में बात करना चाहें तो चलिए हम मान लेते हैं 1.5 गुना ही बढ़ा है। लेकिन जो आपने 70 के दशक की बात की कि एक बार उसी तरह का, मुझे ये कहना है कि ये उस तरह का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा भयानक, उससे कहीं ज्यादा बेशर्म, उससे कहीं ज्यादा इम्प्यूनिटी के साथ की जाने वाली हिंसा का दौर चल रहा है। क्योंकि जो फर्क है मैं देख पा रही हूँ, और मेरी उम्र बहुत है, तो इसलिए मैंने वो दौर भी देखा है, उसके पहले का भी, और आज का तो देख ही रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, कि पहले जो काम शर्मा शर्मी होता था, जो काम छाती ठोक के नहीं होता था, जो काम किसी चैलेंज या डोमिनेंस या लस्ट की वजह से होता था, आज उसके साथ वहशियत का भी एक बहुत बुरा एलिमेंट जुड़ गया है। आप इधर की सारी घटनाएं जो रेप की उत्तर प्रदेश के अलावा और भी जगह की देखिए, तो एक नई चीज इधर जमाने में बढ़ी है कि सिर्फ रेप नहीं हो रहा है, उसके साथ और उसके बाद होने वाली वहशियत ऐसी है जो हम केवल बहुत बुरे उपन्यासों में ही सोच सकते थे कि शायद कहा जाएगा, लेकिन सचमुच ऐसा होगा हम लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो वहशियत का एलिमेंट बढ़ा है, और क्या फर्क है कि अब चीजें छाती ठोक करके हो रही हैं। इसकी वजह क्या है, इस पे मैं 8 मिनट शायद आपने तय किया है, ऐसा बताया गया था। तो इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मैं जो फर्क है इस पे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी। वैसे मैं और भी फर्क वैसे गिनाना चाह रही थी। जो इस समय हिंसा है, पहले भी हिंसा थी, क्वांटिटेटिव संख्या के रूप में वो बहुत बढ़ा है, लेकिन उसके साथ कुछ नए बड़े चिंताजनक, बहुत भयंकर और घबराहट पैदा करने वाले और दिल को डुबोने वाले जो चेंजेस आए हैं, कि वहशियत उसके साथ और छाती ठोक करके और बड़े आराम से कि आप हिंसा करके निकल जा रहे हैं, ये एलिमेंट्स कहीं दिखाते हैं कि हमारे समाज की जड़ें बिल्कुल गल चुकी हैं। लेकिन कारण क्या है, और ये सन 14 का 2014 का कट ऑफ हम क्यों ले रहे हैं, वो देखिए, अब इसको आप बायस कहें, पॉलिटिकल बायस कहें, आपको आजादी है ये कहने की, लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं कट ऑफ पीरियड में ये 2014 ही देख पा रही हूँ। अगर आप चाहें वो आप धर्म के आधार पे वहशियत की आजादी दें, और चाहे किसी और वजह से, अगर आप वहशियत को एक क्षेत्र में आजादी देते हैं, एक आधार पे आप वहशियत पे देश को चुप्पी साध लेने की उम्मीद करते हैं, और चुप्पी साध लेने के लिए मजबूर करते हैं, आवाज उठाने के लिए आप उसकी जिंदगी तबाह कर देते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो सिर्फ धर्म के ही आधार पर सीमित रह जाए। अगर आप मुसलमानों की लिंचिंग करने के लिए आजादी देते हैं, उनकी जय जयकार करते हैं, उनको बड़ी आसानी से बेल दिलवा देते हैं,
और उनको अपनी शरण में कर लेते हैं, अपनी पार्टी में रख लेते हैं, मिनिस्टर बना देते हैं। अगर ये होगा तो हिंसा सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहेगी, फिर ये हिंसा वहां वहां होगी जहां हिंसा की गीली जमीन पहले से मौजूद थी। और जेंडर और दलित शायद सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीनें हिंसा और नफरत की सदियों से रही हैं, इसलिए वो उभार बहुत ज्यादा आया। फिर आप देखिए कि किस आइडियोलॉजी के लोग हैं जो कि ऊपर बैठे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने जब चीफ मिनिस्टरशिप की कसम की का पद संभाला था, ओथ ली थी, उसके एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि स्त्रियों को एम्पावर्ड होने की, शक्तिवान होने की कोई जरूरत नहीं है, उनको केवल सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा आप देंगे, जैसी सुरक्षा आपका, सुरक्षा से जो आपका मतलब होगा, और पावरफुल उसको आप नहीं बनने देंगे। तो जो व्यक्ति एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यानी सबसे ऊंचा बैठा हुआ है और सब निजाम को अपने कब्जे में कर सकता है, जिसकी एक उंगली हिलाने से पुलिस सबक सीख सकती है, जुडिशियरी सबक सीख सकती है, जनता सबक सीख सकती है, उसका विचार अगर ये है कि उनको पावर की कोई जरूरत नहीं है, तो आप समझ लीजिए कि वो कहाँ औरत की जगह समझते हैं। फिर आप देखिए जो हाथरस में हुआ, सीमा जी आपने कुछ चीजें बताई हैं, पर एक चीज जो सबसे मुझे भयानक लगी इस केस में, कि वहां लगातार भाजपा का एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति, हाईली प्लेस्ड व्यक्ति लगातार ठाकुरों की मीटिंग करता रहा, कप्पन पर, एक जर्नलिस्ट पर, सोशल एक्टिविस्ट्स पर, समाचार देने वालों पर लगातार ये आरोप योगी सरकार लगाती रही कि ये ठाकुरों और दलितों के बीच में कास्ट वॉर शब्द बार बार छपा, कि ये पैदा करने का अभियोग उन पर लगाया गया, कई लोगों को पकड़ा भी गया। लेकिन वो कास्ट वॉर कितने निंदनीय तरीके से, खुले तरीके से उनका अपना एमएलसी वहां पर चला रहा था, उसने डेली वहां पर पंचायतें की हैं ठाकुरों की, और लगातार हर दिन वो 10 बार आश्वासन देता था कि हम इन आरोपियों को पकड़ने नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। हमने तो जहां पर आप ऊपर बैठे हुए एक सिग्नल दे रहे हो, संदेश दे रहे हो कि ठाकुर हमारे ज्यादा अपने हैं, वो रेप भी कर सकते हैं, वो जीभ भी काट सकते हैं, पसलियां भी तोड़ सकते हैं, हम सुरक्षा देंगे। और अगर कोई उसकी केवल कवरेज देने के लिए जाता है, अगर उसके लिए केवल उसकी मौत पर मोमबत्ती जलाने के लिए हम लोग जा रहे थे और पकड़ के भेज दिए गए, सुनसान में डाल दिए गए, तो वो इजाजत हमको नहीं है। तो ये संदेश बहुत साफ है इस वक्त का। और इसमें दलितों में देखिए, इधर लगातार आज भी एक स्टोरी आई है कि दलित को आग लगा के मार दिया, उसने रेप का एक पिटीशन फाइल किया था, और लगातार इधर जो क्लिपिंग्स हम लोगों ने रखी है, हर दिन 2 या 3 दलित लड़कियों की मौत, और फिर आदमियों के साथ भी कास्ट वॉर में दलित आदमी भी मारे गए हैं। तो अगर मनुस्मृति हमारे यहाँ इस समय लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम समझते हैं कि संविधान चल रहा है, बिल्कुल नहीं चल रहा है, वो सस्पेंडेड है, बिना डिक्लेयर किए हुए सस्पेंडेड है। मनुस्मृति के हिसाब से देश चल रहा है और डिक्टेटरशिप आ चुकी है। कुछ चंद महीनों पहले हम लोग कहते थे कि लोकतंत्र को संरक्षित रहना है, नहीं, लोकतंत्र खत्म हो गया है, हमें उसको वापस लाना है। अभी हाल फिलहाल मैं इतना ही कहूंगी, बातें बहुत सारी हैं, छाती तक गले तक चीजें भरी हुई हैं, इमोशंस, लेकिन आगे डिस्कशन में अगर मैं शामिल हो सके तो और भी जोड़ने की इजाजत आपसे चाहूंगी। शुक्रिया। शुक्रिया रूपरेखा जी, और हम आपका इंतजार करेंगे कि आप डिस्कशन में भी शामिल हों, ठीक रहेगा। और निश्चित ही आपने जैसा कहा कि लोकतंत्र क्योंकि सस्पेंडेड है, तो एक हमारे सामने ये चुनौती है कि हम फिर से उसको कैसे एस्टैब्लिश करने की के लिए आंदोलन छेड़ने की बात करते हैं, और उसी संदर्भ में मैंने 70 के दशक की भी बात की थी। तो अगले वक्ता के रूप में मैं एपुआ की उत्तर प्रदेश की सचिव कुसुम वर्मा को आमंत्रित करती हूँ। कुसुम बनारस में रहती हैं, और बनारस इस समय मोदी जी का चुनाव क्षेत्र है, और जो बीएचयू है वहाँ पे, बीएचयू के अंदर रहती हैं वो। तो
बीएचयू के अंदर होने वाली बहुत सारी जो भगवा ब्रिगेड की कार्रवाई है उसको वो झेलती भी हैं। तो मैं कुसुम को आमंत्रित करती हूँ, कुसुम इन बातों को भी शामिल करते हुए अपनी बात रखे। शुक्रिया सीमा, और शुक्रिया रूपरेखा जी, आपको सुना और मुझे तब पूरी संवेदनशीलता के साथ मैंने आपकी बात को सुना। और मैं यहाँ पे कहना भी चाहूंगी कि जब उनकी गिरफ्तारी होती है तो उस पर एकजुटता जाहिर करते हुए हमने उसका प्रतिवाद किया, और बहुत ही मुझे लगता है कि वो दुख की घड़ी थी जिस समय आपको घर में हाउस अरेस्ट किया और नहीं बाहर जाने दिया। तो मैं समझ सकती हूँ कि इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही हैं। और मैं अपनी बात संक्षेप में ही, क्योंकि रूपरेखा जी ने अपनी पूरी बात रख दी है इस पूरे मसले को लेके, पर कुछ चीज़ें मैं कहना चाहूँगी कि ज़ाहिरा तौर पे जो इसका विषय है, जो मौजूदा विषय है, वो डब्ल्यूएसएस को धन्यवाद जो इस मौजूदा विषय पर उन्होंने इस परिचर्चा को रखा। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो वाक़ई में महिला हिंसा मतलब चिंताजनक रूप में है। एकदम उसके जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक रूप में सामने आ रहे हैं, और हम इसको महसूस भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी राज के अंदर महिलाओं पर और दलितों के ऊपर जिस तरह से हिंसा बढ़ी है। हालाँकि कुछ लोग हाथरस की घटना के बाद ये कहने लगे कि ये जाति जाति पर मत बात करिए, ये ज आप इसको जाति का मसला मत बताइए। मैं बिल्कुल इससे सहमत हूँ कि महिलाओं की कोई जाति नहीं होती है। ज़ाहिरा तौर पे महिलाओं की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जाति और धर्म के फैक्टर इसको जो हिंसा है इसको प्रभावित कर रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में ये साफ तौर से दिख रहा है। और सरकारी आंकड़े, एनसीआरबी के आंकड़े भी इसको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के ऊपर हिंसा बढ़ रही है। और जब एक स्त्री के ऊपर, एक स्त्री होना ही इस पूरे समाज में हिंसा को दिखाता है, जुल्म की तरफ इंगित करता है। तो जब एक दलित स्त्री के ऊपर, आदिवासी स्त्रियों के ऊपर, वंचित तबके की स्त्रियों के ऊपर जब इस तरह की हिंसा होती है, तो वाक़ई में दलित स्त्रियाँ दोहरी मार की शिकार होती हैं। ये सब हम लोग इस बात को जानते हैं, महसूस भी करते हैं। और हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर हाथरस, शाहजहाँपुर, भदोई, बलरामपुर, आज़मगढ़, कानपुर में जिस तरह की घटनाएँ हुई, वो सीधे तौर पे इंगित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश बलात्कार, महिला हिंसा, दलित हिंसा के रूप में पूरे देश में अव्वल हो चुका है। ये अपने आप में शर्मसार कर देने वाले आंकड़े हैं। और मैं कहना चाहूँगी कि ये क्यों हो रहा है, ये 2014 की बात जो रूपरेखा जी ने कही, वो 2014 जिसमें भाजपा ये कह रही है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। जो इस तरह की ब्रांडिंग करती है, मतलब जो नारे हैं, जो ब्रांड है, जो पैकेट बनाकर लेकर आते हैं, वो खूब चमकाऊ हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश में ही मुख्यमंत्री को देख लीजिए, सैटेलाइट की तरह से मिशन शक्ति और दुराचार मिशन, इस तरह के जिस तरह की ब्रांडिंग ये लोग लेकर आते हैं, वो वाकई में जो एक खास वर्ग है उनको बड़ा ही चमकाता है। लगता है जैसे मार्केट में कोई इस तरह की लॉन्चिंग हुई है जो महिलाओं के पक्ष में है। भाई इस तरह की लॉन्चिंग तो आज तक कभी हुई नहीं, पर हम कहना चाहेंगे कि इस तरह की लॉन्चिंग और इस तरह के चमकाऊ भाषण, चमकाऊ नारे, ये इससे महिलाओं को सुरक्षा नहीं मुहैया कराई जा सकती। इसके लिए बुनियादी कदम उठाने पड़ते हैं। कुछ बुनियादी आपको आपको कदम उठाने पड़ते हैं, और वो मुझे लगता है कि ये सरकार बिल्कुल नहीं करना चाहती है। इस पर बात भी नहीं करना चाहती, क्योंकि उनके सेंटर में वो जो मनुवादी है, मनुस्मृति है, वो उनके सेंटर में है, संविधान उनके सेंटर में नहीं है। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने, हमारे उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री बने, तो जरूर उन्होंने संविधान की शपथ जरूर ग्रहण करी, संविधान के तहत ही वो लेकर आए। लेकिन जब वो गद्दी पा लिए तो अपनी जो उनकी खास आइडियोलॉजी है, जिस आइडियोलॉजी को स्टेट, मैं कहना चाहूंगी कि स्टेट इस आइडियोलॉजी को लेकर आता है, जो जातीय हिंसा का सवाल है, जो दलितों की, जो महिलाओं की स्थिति का सवाल है, ऐसा नहीं था कि पहले की सरकारों में नहीं था, वो था, लेकिन आज वो बढ़ा है, इसलिए कि स्टेट उसको बढ़ाना चाहती है। स्टेट इस जो कास्ट का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको बनाना चाहती है।
अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, वो चाहती है कि समाज में हायरार्की बनी रहे, वो चाहती है कि समतामूलक समाज ना बने, वो लगे कि हायरार्की रहे, उस हायरार्की में भी स्त्रियों की कहीं स्थिति ना हो, और उस हायरार्की में भी दलितों के अंदर महिलाओं की क्या स्थिति है वो जो है वो हम सब जान रहे हैं। तो जो स्टेट है, स्टेट का जो पूरा रोल होता है वो इन सबको समतामूलक समाज की तरफ, कल्याणकारी राज्य की तरफ होता है। वो चीजें अब पहले से खत्म हो चुकी हैं, मुझे लगता है उस पर तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टेट की जो डेफिनेशन होती है वो पूरी तरीके से खत्म की जा रही है। ये मनुस्मृति के केंद्र को, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को, और जो रूपरेखा जी ने कहा कि संविधान को सस्पेंडेड करने वालों को, क्योंकि वो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की थी, वो चाहती है कि समाज में इस तरह की हायरार्की बनी रहे। इसलिए देखिए कि जब भी महिलाओं के पक्ष में आंदोलन होते हैं, महिलाओं हिंसा के विरोध में जो आवाजें बुलंद होती हैं, उनको वो जेल में भेज देती है। अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला होता है, ये वो डेलिबरेटली करती है कि ताकि समाज एक डर डर के माहौल में जिए और हम अपनी राजनीति करते रहें। वो चाहती है कि जिस तरह से खाप पंचायती मानसिकता, वो खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो खाप पंचायती मानसिकता वहां पर है। खाप पंचायती मानसिकता हमारे समाज, हमारे घरों में इस पूरे दौर में 2014 के बाद जिस तरीके से घर कर गई है, मैं कहना चाहूंगी कि पढ़े लिखे लोगों के अंदर भी किस तरह से खाप पंचायती मानसिकता घर की है। जो कि अभी सीमा ने बताया कि मैं बीएचयू के अंदर रहती हूँ, तो इस मानसिकता की एक बहुत बड़ा उदाहरण बीएचयू कैंपस है। आप देख लीजिए कि वहां किस तरीके से हॉस्टल के अंदर लड़कियों के साथ पूरा भेदभाव होता है। ये एजुकेशन सेंटर है, लेकिन इसको मैं कहूंगी कि एजुकेशन सेंटर के अंदर अगर लड़कियां इस तरीके से बाहर नहीं निकलती तो आज स्थिति और भी भयावह होती। उनको कपड़े पहनने की आजादी, उनको खाने की आजादी, इस तरह की आजादियों पर इस कैंपस के अंदर रोक लगाई गई, उनको इंटरनेट फैसिलिटी नहीं दी गई। इस पर एक बड़ा मूवमेंट हुआ, मुझे लगता है उसकी डिटेलिंग की बहुत जरूरत नहीं है, जो आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो खाप पंचायती मानसिकता है वो किस तरीके से हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर वो डेलिबरेटली इन्होंने पेनिट्रेट कराई है, ताकि महिलाओं को जो फ्रीडम है उनको कर्व किया जा सके, उनको पीछे धकेला जा सके और एक फ्यूडल सोसाइटी बनी रहे। तो और जब ये बनी रहेगी तो उनकी जो चीजें हैं वो जो करना चाहते हैं वो मुझे लगता है आसानी से कर सकेंगे। और जहां तक भाजपा की बात, ये हमारे मुख्यमंत्री की बात है, तो लोग कहते हैं इनका कोई भी गैर जिम्मेदाराना अभी तक किसी भी मामले में कोई भी जिम्मेदाराना बयान नहीं आया। ये पूरी तरीके से नंगे हो चुके हैं समाज के सामने। हाथरस की घटना ने मुझे लगता है कि सब कुछ साफ कर दिया है। इनका मनुस्मृति का चेहरा सामने पूरी तरीके से आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये जो पूरी भाजपा की सरकार है, लोग कहीं कहते हैं कि ये एक तरीके से हार्ड कोर हिंदू का अपना एक तमगा लेकर आई है। तो मैं यहाँ पे बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर कोई ये समझता है कि इनको बहुसंख्यक हिंदुओं से बहुत मतलब है, तो मैं माफी के साथ कहूंगी कि इनको बहुसंख्यक हिंदुओं से भी कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ कॉरपोरेट के एजेंडे को आगे ले जाना चाहती है। ये चाहती है कि हम इस हार्डकोर हिंदू की शक्ल में कहीं जो है कॉरपोरेट का जो उनका एजेंडा है वो आगे बढ़ता रहे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर इनको देने के लिए, दलितों को देने के लिए इनके पास जमीन नहीं है। वो रोना रोते रहे हैं, लेकिन वहीं फिल्म सिटी के लिए उन्होंने हजारों एकड़ की जमीन दान दे दी है इसी उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ बहुत सारा मुनाफा कमाने के लिए। और मैं ये बात यहाँ पे ये भी कहूंगी कि हर एक घटना पे जिस पर आंदोलन खड़ा होता है वो ये मुख्यमंत्री मुआवजा लेके चले आते हैं कि कोई एक घटना हुई, आप 5 लाख मुआवजा दे दीजिए। हाँ बस। और जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है तो आप 20 लाख 25 लाख का मुआवजा लेके आते हैं। तो ये मुआवजे का पैकेज हम लोग नहीं मानते। कोई भी महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ लोग महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान चाहते हैं, मुआवजे के पैकेट्स नहीं चाहते हैं। अगर आप वाकई में दलितों के प्रति और दलित महिलाओं के प्रति चिंतित हैं तो आप उनको उनके आर्थिक सशक्तिकरण पर बात करिए, उनको जमीनें दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से भी
चीजें कहीं आगे बढ़ेंगी। और जहां तक चुनौतियों का सवाल है, जहां तक चीजों को ठीक करने का सवाल है, तो मुझे लगता है कि बहुआयामी तरीके से हमें काम करना होगा। हमको राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर स्तर पे काम करने की जरूरत है। क्योंकि आज जब एफआईआर तक नहीं दर्ज हो पा रही है इस सरकार के अंदर, महिला हिंसा की एक छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं तक थाने के अंदर एफआईआर नहीं दर्ज कर पाती, उसके लिए हमें आंदोलन करने पड़ते हैं, थानों का घेराव करना पड़ता है, तब जाके हम एफआईआर भी दर्ज कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपनी लास्ट बात वाइंड अप करते हुए कि हमको जेंडर एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाने के लिए हम आंदोलनकारी लोगों को आगे आना होगा, समाज के प्रोग्रेसिव हिस्सों को आगे आना होगा, महिलाओं को इसका वैनगार्ड बनना होगा, और एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए जिसकी बुनियाद में जेंडर जस्टिस है, उसके लिए हम सभी को आगे आके काम करने की जरूरत है। तभी हम इस महिला विरोधी सरकार से हम लड़ सकते हैं और अपनी बात को, अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। शुक्रिया सीमा। शुक्रिया कुसुम। कुसुम जब बोल रही थी कि वो एक ब्रांड लेके आती है, तो मुझे जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में शौचालय बनवाने को लेके जो सरकार ने जगह जगह गांव में नारे लिखे हुए हैं, वो मैं याद कर रही थी कि वो किस तरह के हैं। तो वो नारे अगर पढ़े, अभी मुझे याद नहीं आ रहे, नहीं तो मैं एक तो आपको नारे बताती। तो वो पूरा जो है वो कैसे कि औरतों की इज्जत से ही उसको शौचालय को, जैसे कि पुरुषों की इज्जत शौचालय से नहीं जुड़ी है, केवल महिलाओं की जुड़ी है। तो इस उसमें भी पूरी उनकी मेंटालिटी दिखती है। तो शुक्रिया कुसुम अपनी बात को रखने के लिए। अब मैं उत्तर प्रदेश पे ही बात रखने के लिए और इस पूरे देश की इस स्थिति पे बात रखने के लिए डॉक्टर राजकुमारी बंसल जी को आमंत्रित करती हूँ। राजकुमारी बंसल जी के इस बीच उत्तर प्रदेश में कम से कम बहुत ज्यादा उनको जाना गया है, क्योंकि सरकार ने उनके लिए प्रचारित किया कि वो नक्सल भाभी के रूप में उनका प्रचार प्रसार हुआ है। और हम अ, अ, लेकिन उनका परिचय ये है कि वो एक डॉक्टर हैं और डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक एनएससीबी मेडिकल कॉलेज जबलपुर में वो डॉक्टर हैं। और उनका अपना भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, विडा लाइफ फाउंडेशन करके। तो मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू सीमा जी। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी रूपरेखा मैडम को और कुसुम मैडम को भी, और डब्ल्यूएसएस को, कि इन्होंने इतने संवेदनशील मामले के लिए ये एक वेबिनार रखा और एक जागरूकता के लिए एक प्रयास कर रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मिलके यहाँ पे गैदर होके हम अपने विचार रख रहे हैं। तो परिचय मेरा मैम ने दे ही दिया है, सीमा मैम ने, तो मैं परिचय तो अपना नहीं दे रही, बस मैं सीधे मुद्दे की बात करती हूँ। क्योंकि आज का टॉपिक ऐसा है कि जैसा कि रूपरेखा मैडम ने बोला कि अगर इस पर बातचीत की जाए तो टाइम तो बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि 5-7 मिनट में हमें बाइंड अप करना है, अपनी मेन थीम को हमें एक्सप्रेस करना है यहाँ पर। तो मैं सीधे सीधे बात करती हूँ, चुनौतियों पर बात करती हूँ कि चुनौतियाँ क्या हैं। चूंकि आज का टॉपिक है कि लैंगिक हिंसा और जातीय हिंसा, और उसके बाद उस चुनौतियाँ। तो लैंगिक हिंसा और जातीय हिंसा तो हम देख ही रहे हैं दिन ब दिन। जैसा कि देखा जा रहा है कि 2014 के बाद एकदम से अपने देश का माहौल एकदम से दौर चेंज हो गया। तो लैंगिक हिंसा के लिए इससे पहले का दौर अगर देखते हैं कि 70 या 80 के दशक की बात हो रही है, तब अलग एक मेंटेलिटी हुआ करती थी। तब आरोपी या अपराधी केवल अपराधी हुआ करता था। उस अपराधी को केवल एक सामाजिक बहिष्कार के तौर पे भी देखा जाता था कि वो एक असामाजिक व्यक्ति है, आपराधिक व्यक्ति है। लेकिन आज का दौर धीरे धीरे इतना चेंज हो गया है, या कहें कि ये पता नहीं किस तरह का विकास किया जा रहा है हमारे देश में, कि वो उसको फूल माला से स्वागत किया जाएगा, उसके लिए यात्रा, तिरंगा यात्रा, रैली निकाली जाएंगी, जैसे कोई महान काम कर रहे हैं आज के जो अपराधी जिस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं अपराध की दुनिया में। फिर हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि जैसे सबसे रिसेंट किस्सा अगर देखा जाए तो हाथरस के किस्से की हम बात करते हैं। तो हाथरस के किस्से में तो कि पूरा सिस्टम ने इतना सहयोग किया अपराधियों का कि एक पता नहीं कौन सी अवार्ड या पदवी दिलाना चाहते थे उन अपराधियों को, और क्या दिखाना चाहते थे देश को और दुनिया को कि ये महान काम की एक शुरुआत हो गई है और इसमें हम बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और इसमें किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर जब तक ये केस, जैसे 14 सितंबर का केस था हाथरस का केस, जब तक मीडिया में नहीं आया था तब तक काफी इस पे
चलता रहा, लीपापोती चलती रही और सब कुछ ये अंदरूनी तौर पे सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। लेकिन जब मीडिया या कहें कि बाद में जब ये लड़ाई जब बन गई थी, एक आंदोलन का रूप जब ले लिया गया था, तो ये मातृसत्ताक और पितृसत्ताक मतलब मेल वर्सेस फीमेल जैसा एक आंदोलन डेवलप हो गया था, कि जहाँ पर रात के 2:30 बजे एक फीमेल रिपोर्टर उसकी रिपोर्टिंग करती हैं, देन तब उस देश को पता चलता है कि कुछ ऐसा केस हो रहा है, आज 21वीं सदी में इस तरह से भी मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। फिर देन उसके बाद मीडिया की नींद टूटती है, मीडिया को भी लगता है कि हम क्यों अपनी भूमिका ना निभाएं, क्योंकि अब इससे भी ज्यादा और कितना गिरेंगे ये लोग, कितना अपना स्तर गिराएंगे। तो फिर मीडिया चैनल्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, उन लोगों को भी लगता है कि हमें भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। फिर वो रिपोर्टिंग होती है, उसके बाद लोगों का जैसे परिवार के साथ मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है। उसी कड़ी में मैं भी जब वहाँ हाथरस गई थी, तब मेरा भी वहाँ पर जाना हुआ, परिवार से मिलना-जुलना हुआ, पीड़ित जनों से मिलना-जुलना हुआ। तब ये देखा था कि जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो हम न्यूज़पेपर या चैनल्स के द्वारा देखते हैं और जो ज़मीनी हकीकत होती है, उसमें काफ़ी अंतर होता है। तो अब वो अंतर मैंने वहाँ जाके देखा। हालाँकि ये मेरी तरफ से फर्स्ट ऐसा स्टेप था कि वहाँ पीड़ित जन के बीच में मैं रही और वहाँ जाके मैं मिली, उनको समय दिया, उनको पूरी हिम्मत दी और इस तरह से मेरे प्रयास रहे थे। तो उस मेरे छोटे से इस प्रयास से लेकिन तब भी फिर सिस्टम को या शासन प्रशासन को इतना दिक्कत हो गई थी कि अचानक से मुझे नक्सली घोषित कर दिया गया। तो जैसा कि रूपरेखा मैडम जी ने बोला था कि हमें रोका जा रहा है कि हम सिंपल से कैंडल मार्च भी नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी पीड़ित बेटियों के लिए हम दुख भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, हमें कभी भी ऐसे नजरबंद किया जा रहा है या कैसे भी कुछ भी गायब किया जा रहा है। इस तरह की इनकी दिन ब दिन स्टेप्स बढ़ते जा रहे हैं। तो चुनौतियाँ इस कदर हावी हो गई हैं हमारे पास कि हमें समझ ही नहीं आता हम क्या करें। आप देख रहे हैं कि दिन-ब-दिन हमें एक सिर्फ पहले एफआईआर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए ही सबसे बड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बाय चांस हो भी जाती है, अगर वो प्राथमिकी दर्ज हो जाती है, वो उसके लिए भी आंदोलन करना है फर्स्ट तो हमें। अगर हो भी जाती है, तो फिर क्या होता है, अगला स्टेप क्या आता है कि अगर जो भी क्राइम हुआ है, लैंगिक अगर क्राइम हुआ है, तो उसको साबित करने के लिए कहाँ डिपेंड रहते हैं, हम मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर डिपेंड रहते हैं। तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट की निष्पक्षता, उस पर भी आजकल काफ़ी सवाल उठते हैं। नहीं पता कि उसको किस तरह से मैनिपुलेट किया जाएगा, अगर नहीं पता कि जो क्रिमिनल्स लोग हैं, वो उनका कितना पावर है, वो कितना इंटरप्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। फिर उसके बाद बात आती है सबूतों की, कि सबूतों को किस तरह से प्रिज़र्व किया जा रहा है। जो आज का पुलिस तंत्र है, जो किसी में एक राज्य की बात नहीं कर रही हूँ, कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। पर्टिकुलर मैं सत्ता को भी बात नहीं कर रही क्योंकि ये लोग तो है ही है ज़िम्मेदार, लेकिन ये लोग मूक दर्शक बने हुए हैं। मूक दर्शक बने हैं तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जो भी हो रहा है क्राइम और महिलाओं के प्रति अचानक से एकदम से क्राइम बढ़ गया है, तो उसके लिए अगर मूक दर्शक बन रहे हैं तो मतलब ये है कि सहमति दिखा रहे हैं आप। आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि अगर आप हमें नागरिक समझते तो कि हम भी 50% जनसंख्या की भागीदारी हम भी रखते हैं, लेकिन शायद हमें ऐसा लग रहा है कि हमें नागरिक ही नहीं समझा जा रहा। संविधान में जो अधिकार अगर पुरुष वर्ग को है तो ना महिला वर्ग को भी तो है। तो ये चीज़ शायद भूल चुके हैं। जैसा कि हमें महसूस होता है कि आज की डेट में हमारा देश मनुवाद से चल रहा है, संविधान की तो कोई वैल्यू बची नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं कि फिर एग्ज़ामिनेशन रिपोर्ट के बाद अगर सबूतों की बात की जाए, हाथरस केस का ही अगर रिसेंट एग्ज़ाम्पल उठाते हैं, तो वहाँ पे सबूत कौन खत्म कर रहा है? सीधे पुलिस। पुलिस को ये अधिकार अचानक से कैसे मिल गया? एकदम से सारे तंत्र कैसे चेंज हो गए? किन्होंने ये अधिकार दे दिया नहीं पता। ये सब हमारे लिए आज की डेट में ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर इसके बाद अगर केस अल्टीमेटली कहाँ जाता है? न्यायालय में जाता है। हम वहाँ पर उम्मीद करते हैं कि न्याय मिलेगा, पीड़ित परिजनों को न्याय मिलेगा। तो जब न्याय आप देख ही रहे हैं कि हमारी न्याय प्रणाली, ये न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो केवल आँख पर पट्टी बाँधकर केवल सबूतों को ध्यान देती है। जब सबूत वहाँ पहुँचेगी ही नहीं न्यायालय में, तो हम न्यायालय को भी ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकते कि भैया इस केस में हम स सीधा न्याय नहीं मिला है या सही न्याय नहीं मिला है, क्योंकि सबूत वहाँ पहुँचने से पहले ही खत्म किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चुनौती है। फिर इसके बाद मीडिया, मीडिया कवरेज कब होना चाहिए, कितना होना चाहिए प्रॉपर, ये सब सत्ताधारी लोग तय कर रहे हैं कि भैया कब मीडिया को कवरेज देना है, कब नहीं देना है, किस बात को कैसे मैनिपुलेट करना है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिर अगर हम कुछ संवेदनाएँ व्यक्त कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे अपनी सीमाओं में रह करके अगर किसी की मदद कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी रोका जा रहा है, तो ये चुनौती हमें ये भी महसूस हो रही है। तो चुनौतियों का इतना बड़ा ढेर है कि अब कैसे-कैसे उसपे फाइट करना है, आने वाले समय में हमें इनके लिए समाधान की बात करनी होगी। और सीधी-सी बात है कि अगर सत्ताधारी चाहें, जो कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, शासन है, प्रशासन है, अगर ये ज़िम्मेदार तरीके से काम करना चाहें, तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है। ये अपराधियों के ऊपर अपराधी के तौर पर देखें, तो फिर धीरे-धीरे चीज़ें कम होने लगेगी। लेकिन अचानक से जो इन्होंने अपराधियों का ऐसा
क्या कह रहे हैं कि सम्मानजनक स्थिति में लाके खड़ा कर दिया है कि अपराधी होना यानी कि बहुत बड़ा सम्मान का काम कर रहे हैं, तो वो हम कैसे उम्मीद करें कि आगे और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो मेरा तो यही है कि चुनौतियाँ बहुत है और आगे हम मिल-जुल के प्रयास करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि हम शासन प्रशासन हर कहीं दबाव डाल के अगर चीज़ों को बदलवा सकें, जो पहले हुआ करता था 70-80 का दशक, कि जहाँ अपराधी केवल अपराधी के तौर पर ही देखा जाए, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। धन्यवाद आप सबका। शुक्रिया राजकुमारी जी। सही बात है। सरकार कैसी है ये इससे भी पता चल जाता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करने से लेके न्याय मिलने तक उसको जितनी चीजें झेलनी पड़ती हैं, कितनी झेलनी पड़ रही है या कम या ज्यादा का फर्क सरकारों से जरूर पड़ता है। तो ये जो आज की सरकार है, खासतौर पे उत्तर प्रदेश और बहुत सारी जगहों की सरकार है, उस सरकार में ये बहुत कॉमन है कि अगर दलित महिला या माइनॉरिटी के लोग अपना मामला लेके थाने में जाते हैं, तो वहां से लेके कोर्ट तक जाने तक उनकी कोई सुनवाई नहीं है। तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब ये हाथरस का मामला हो रहा था, उसी समय दिल्ली के गुड़ मंडी में भी एक मामला हुआ था। एक घटना हुई थी जिसमें एक घर में काम करने वाली लड़की की अचानक उसने घर वालों ने ये कहा कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन मामला ये था कि उसको मारा गया था। और हाथरस की ही लड़की की तरह उसको भी पुलिस ने आनन फानन में जाके सारे सबूत मिटाने के लिए उसको भी जला दिया था। तो उस पे बात रखने के लिए मैं भगत सिंह छात्र एकता मंच दिल्ली के राजवीर जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सीमा सर जी। सबसे पहले तो जो WSS का ये इनिशिएटिव है कि आज के टाइम पे जब इतना ज्यादा जो केसेस आ रहे हैं, एक पूरा सीरीज में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब ये नहीं है कि अभी हो रहा है, मतलब अभी ही ये वायलेंस हो रही है जो दलित वुमेन के साथ, आदिवासी वुमेन के साथ या अप्रेस सेक्शन से आने वाली जो महिला के खिलाफ हो रही है, लेकिन अभी ये इशू लगातार हमारे सामने आ रहे हैं। तो उस टाइम में मतलब जब ये मुद्दा बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी आया है, मतलब वो हमारी स्ट्रगल के कारण है, वुमेन्स के स्ट्रगल के कारण है, या बहुत सारा प्रोग्रेसिव सर्कल के स्ट्रगल के कारण है, जिसकी वजह से हम लोग आज इसमें लेके आ पा रहे हैं। लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा जस्टिस का कोई जब नहीं, उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसी भी केस में आप देख लीजिए, किसी में अभी तक जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ज्यादा न्याय देने की तरफ नहीं बढ़ती नजर आ रही है। तो उस टाइम में जब WSS ये प्रोग्राम कर रहा है तो वो बहुत श्लाघा योग्य है, मतलब हम लोग उसका समर्थन करते हैं, और ऐसा प्रोग्राम और भी होने चाहिए। और उसमें मुझे बोलने का टाइम दिया उसके लिए शुक्रिया। और जिस तरीके से अभी सीमा जी बात रख रहे थे कि हम लोग गुड़ मंडी के अंदर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, ऐसी जगह पे एक जो नीची, जिसको बोलते हैं कि नीची जाति से आने वाली एक लड़की, जो नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और अभी तक FIR नहीं हुआ। FIR नहीं हुआ, मतलब लेकिन जो घर वालों को लगातार तंग परेशान किया जा रहा है, उसमें हम लोग मतलब जो हमारा जो आज का प्रोग्राम है वो, क्योंकि एक वाइडर एक विषय को लेके रखा गया है कि जो ओवरऑल जो सेक्सुअल असॉल्ट है वुमेन के ऊपर और कास्ट वायलेंस है। तो ये जो एक केस है वो बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है और उसके अंदर ही एक केस है। हम लोगों को अगर, मतलब बहुत सारे लोग इस पे बात कर ही रहे हैं, मैं देख, मतलब अच्छी चर्चा चल रही है इसके पहले भी। तो एक, मतलब उमा चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं, तो उनका एक ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के ऊपर एक मतलब राइटिंग है, वो बहुत अच्छी है। इसको समझने के लिए मैं बोलूंगी कि जिस तरीके का हमारी सोसाइटी है, उसमें सिर्फ पितृसत्ता बोल देना काफी नहीं है। जिस तरीके से जो जिस तरीके से हमारी सोसाइटी है, वो एक अभी तक सामंतवाद उसमें से खत्म नहीं हुआ। उसमें से जो इम्पीरियलिज्म का इंटरवेंशन है, उसमें पैट्रियार्की है। ये तीनों चीजें हैं जो महिला की आजादी के रास्ते में खड़ी हैं।
मतलब अगर हम लोग महिला की आजादी के बारे में बात करेंगे तो इन तीनों चीजों के बारे में बात करना होगा कि इन तीनों चीजों से लड़ते हुए ही उस आजादी की तरफ बढ़ सकते हैं। उसमें ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो भारत के अंदर पितृसत्ता का एक अलग रूप है जो कास्ट से जुड़ के आ रहा है। जो अगर जो वुमेन है, वुमेन आजाद होगी तो कास्ट कैसे मेंटेन रह सकती है? तो जो कास्ट है, कास्ट को मेंटेन रखने के लिए जो वुमेन को बंदिश के अंदर रखना बहुत जरूरी है, एक जायदाद है। मतलब हम लोग अगर बात करें कि एक वुमेन एक ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे तो पूरा एक जायदाद का मसला है कि ये जो जमीन है, जो महिला है, तो उसको मतलब अगर हम लोग ये देखें पास्ट के अंदर अगर जितने भी दंगे हुए हैं या स्टेट के द्वारा वायलेंस हुई है, या कश्मीर के अंदर देख ले, या नॉर्थ ईस्ट के अंदर देख ले, या आदिवासी एरिया के अंदर देख ले, अगर कम्युनिटी के ऊपर टारगेट है किसी भी, तो उसकी महिला को टारगेट किया जाता है, क्योंकि आपको उसको हर्ट करना है पूरा कम्युनिटी को, क्योंकि वो उसका जायदाद है ना। तो अगर मान लो हम लोग वैसे भी इस सोसाइटी के अंदर अगर हम लोग देखें जिसका रेप हो रहा है, तो उसकी जो इज्जत चली गई, किसका इज्जत चली गई? उस जो परिवार का जो मेल है, क्योंकि उसके कंट्रोल के अंदर वो महिला है। तो उस तरीके से ये सारा जो चीज़ है वो उम, जो एक इंडिया का अंदर एक अलग नेचर है पैट्रियार्की का, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की, उसको दर्शाता है। तो उसमें मतलब ये हम लोग बहुत मतलब जो कल्चरल एस्पेक्ट्स पे बात कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो ज़मीनी सच्चाई है, क्यों जो जो दलित महिला के ऊपर क्यों असॉल्ट हो रहा है? लगातार अगर हम लोग देखें कि जो लेवल है, जो वुमेन के ऊपर ऑपरेशन का, वो दलित महिला के ऊपर ज़्यादा मतलब डबल ट्रिपल रूप से वो महिला जो है ऑप्रेस्ड है, और सेक्सुअली भी उसका जिस तरीके से असॉल्ट होता है वो बहुत ब्रूटल लेवल पे होता है। तो उसका जो ज़मीनी सच्चाई ये है कि जो कास्ट आधारित जो दलित कम्युनिटी को कभी भी ज़मीन का राइट नहीं मिला, ब्राह्मणवादी समाज के अंदर। तो जो कास्ट है वो सीधा-सीधा मतलब मैं यहाँ पे बोलूँगी कि वो तो एक क्लास जो एक जो पहले से ही सत्ता में थी, जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज़ थे उसके ऊपर काबिज़ थी जो क्लास, उसने कास्ट बनाया। उसकी एक साजिश है। तो उसके अंदर जो ज़मीन है, इसीलिए जो बहुत बड़ा मसला है, अगर ब्राह्मणवादी पैट्रियार्की के खिलाफ बात मतलब पैट्रियार्की की बात करनी है या फिर कास्ट की बात करनी है, उसके अंदर ज़मीन का मसला, रिसोर्सेज़ का मसला माइनस होता है, तो हम जो लड़ने का जो आगे रास्ता है वो नहीं समझ आएगा। वो लोग कल्चरल एस्पेक्ट पे ही बात करते मतलब रह जाते हैं। तो उसके अंदर मैं इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि जो इसका ग्राउंड है वो ये है कि जो ज़मीन पे काबिज सामंत है, उसके खेतों में जाके आपको जो है काम करना है। एक दलित महिला को उसके खेतों में बोना है, उसके घरों में काम करना है, क्योंकि उनके पास अपना कोई रिसोर्सेज़ नहीं है, जिसके अंदर वो जाके काम करे, मतलब वो कमा पाएँ। जो सोसाइटी के अंदर उनका एक रुतबा हो, तो उसका एक जो मटेरियल बेसिस है इसका, तो उसको खत्म करने के लिए ज़मीन का लड़ाई लेके आनी ज़रूरी है। महिला के लिए महिला को भी ज़मीन का राइट होना चाहिए, ये लड़ाई हमारी बनती है। अगर हम लोग ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के खिलाफ अ, ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की को खत्म करना चाहते हैं जड़ से। तो यहाँ पे भी मतलब लगातार अगर हम लोग देखेंगे मैं पंजाब से आती हूँ, तो पंजाब, हरियाणा के अंदर 80% जो लैंडलेस पीजेंट्री है वो दलित है, और जो खेतों में काम करने राजवीर जाते हैं राजवीर आप अपनी बात समेटना शुरू करिए, 8 मिनट हो चुके हैं। तो मतलब बस मैं यही बोलूँगी कि जो कास्ट और जो ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की है, उसको एक साथ मतलब जो महिला की लड़ाई है, जो ऑप्रेस्ड महिला की लड़ाई है, उसका लीडरशिप के अंदर जो महिलाओं का ओवरऑल पूरा मतलब महिलाओं का लड़ाई बनना चाहिए ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की के खिलाफ, और फ्यूडल और इम्पीरियलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई बनेगी, तभी हम लोग उसको आगे बढ़ा पाएँगे। और खास करके मैं बस थोड़ा-सा मेंशन करना चाहूँगी कि जो रेप को एज़ ए टूल यूज़ किया गया है लगातार स्टेट के द्वारा। उसके भी मतलब जो स्टेट है वो उन्हीं की है जो रिसोर्सेज़ के ऊपर काबिज़ है, वो अपर कास्ट
जो हम लोग जब अभी बात कर रहे हैं तो अभी हम लोग उस दौर के अंदर है जब ब्राह्मणिकल हिंदुत्व फासिस्ट फोर्सेस है पूरा सत्ता के ऊपर, तो वो दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर ओवरऑल जो भी जितना भी ऑप्रेस्ड सेक्शंस हैं उनके ऊपर जो लगातार असॉल्ट और भी बढ़ रहे हैं उसके चलते हुए, तो हम लोग को सब लोग को मिलके उसके खिलाफ लड़ाई जो है वो लड़नी होगी। और जो लगातार कश्मीर के अंदर हो रहा है महिलाओं के अंदर वो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है, वो टूल की तरह यूज किया जा रहा है। वो स्टेट से हम लोग जो महिला की सुरक्षा की मांग कैसे करें, जो स्टेट जो ऑपरेशन ग्रीन हंट के नाम पे, सलवा जुडम के नाम पे आदिवासी महिलाओं को जो बहुत सारे टैग्स देते हुए उनको सीधा जो आर्मी द्वारा रेप करवाता है, उस स्टेट से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। तो वो ये जो हमारे केसेस है वो सब चीज हम लोग उसमें देख सकते हैं कि किसका सुरक्षा करेगी स्टेट। तो बस यही बोलते हुए आगे आप। शुक्रिया राजवीर, सॉरी बीच में रोकने के लिए, लेकिन और भी स्पीकर हैं उनको बोलना है। तो आपने अच्छे से विश्लेषण रखा कि क्यों कास्ट बेस्ड एट्रोसिटीज महिलाओं के ऊपर क्यों बढ़ी है और स्टेट का उसमें किस तरह का इन्वॉल्वमेंट है। तो बहुत शुक्रिया आपका। तो आगे मैं साथियों, आपको पता होगा कि ये 3 केस अभी ऐसे हैं, एक हाथरस का और एक गुड़मंडी का और एक तीसरा हरियाणा के बुटाना का, जो जिन पे बात रखते हुए हम पूरा स्टेट मशीनरी का महिलाओं के प्रति किस तरह का अप्रोच है या उनके खिलाफ होने वाली वायलेंस का किस तरह का अप्रोच है उसको देख सकते हैं। तो बुटाना वाला जो केस है, जो मामला है, घटना है, वो इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा बुरी घटना है, जिसमें पुलिस वालों ने 2 बंदी लड़कियों से पुलिस कस्टडी में रेप किया। और उस पे बात रखने के लिए मैं एंटी कास्ट एक्टिविस्ट मनीषा मशाल को बुलाती हूँ, वो आए अपनी बात रखें। मनीषा है? मनीषा 5 बजे के बाद ही शायद जुड़ पाएंगे, तो उनको अच्छा ठीक है। तो उस पे बात रखने के लिए मैं अभी अर्पण को बुलाती हूँ। अर्पण है, अर्पण ने बेखौफ आजादी से जुड़ी हैं और उन लोगों ने बेखौफ आजादी ने बुटाना वाले मामले की जांच भी की थी। तो उस पे बात रखने के लिए मैं अर्पण को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सीमा जी। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी सलाम। ये सबसे पहले मैं जो ये टॉपिक में खासकर ये बुटाना वाला केस है, इसका मैं मोटा मोटा जो हमारे फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट्स है उसके बारे में एक बात करूंगी। ये जो केस है ये जून एंड का केस है। इसमें जो मेजर इंसिडेंट जो था वो ये था कि 2 लड़कियां और 4 लड़के जो हैं वो गांव के बाहर रात को मिडनाइट में मिलते हैं। ये यंगस्टर लड़के लड़कियों का केस है और उसमें 2 पुलिस वाले गश्त पे जब रात को जाते हैं तो उनमें कहासुनी होती है और उस कहासुनी के दौरान में जो बात इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस वाले ये कहते हैं लड़के को, जो खासकर जो मेन पॉइंट हमारे सामने आया था फैक्ट फाइंडिंग में भी, वो ये आता है कि ये लड़की को जो है एक रात मेरे पास छोड़ जा। लड़का ये बोलता है कि हमें छोड़ दो, पैसे ले दो, बेइज्जती होगी, जो ऑनर वाला जो सारा आर्गुमेंट्स है वो सारा होता है वहां पे। एंड जो पॉइंट जहां पे बहुत ज्यादा जो हीटेड आर्गुमेंट्स हो जाते हैं वो ये हो जाता है कि पुलिस वाले ये बोलते हैं कि लड़की जो है, खासकर जो छोटी एक माइनर उसमें लड़की थी, कि इसको एक रात के लिए हमारे पास छोड़ जाओ तो हम सारा मामला रफा दफा कर देंगे। वहां से वो आर्गुमेंट जो है वो हीट पकड़ जाता है। उसमें वो लड़का जो है चाकू के साथ में 2 पुलिस वालों का मर्डर कर देता है। तो ये मर्डर केस पुलिस वालों के उसके बाद में इन्वेस्टिगेशंस होती है। उसमें जो खासकर मेजर पॉइंट्स जो गांव में होते हैं या आसपास के एरियाज में होते हैं, विच हंटिंग चलता है लड़कियों को
पकड़ने के लिए। गाँव में जिन घरों में 2 लड़कियां पाई जाती हैं उनमें से वो लड़कियां उठाई जाती हैं। जिन घरों में भी 2-2 लड़कियां, उनको लगता है कि बहनें ही रात को इकट्ठी बाहर गई होंगी, तो ऐसे करके पूरे गाँव में से जो 2-2 लड़कियां हैं उनको उठाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है कि तुम थी उस रात, तुम थी उस रात, तुम थी उस रात। तो ऐसे करके उसके बाद में जब गाँव में ये बात फैलती है तो लड़की की माँ जो है वो लड़की से बात करती है और लड़की अपनी माँ को इन्फॉर्म करती है कि मैं थी उस रात। तो लड़की की माँ उनको पुलिस स्टेशन में हैंड ओवर करके आती है, माँ और उसकी लड़की और लड़की की कजन को। तो 2 दिन जो है वो उनकी इलीगल कस्टडी में रहती हैं लड़कियां। तो उसके बाद में 15 दिन तक माँ को ये नहीं मालूम होता कि उनकी लड़कियां कहाँ हैं। 15 दिन के बाद में उनको पता चलता है कि लड़कियां जो हैं वो जेल में शिफ्ट कर दी गई हैं, जहां माँ उनसे मिलने जाती है और माँ को ये पता चलता है कि उनकी खासकर जो माइनर लड़की है, दूसरी के साथ नहीं, माइनर के साथ में जो है 15 से 20 पुलिस वालों ने जो है वो कस्टडियल गैंग रेप किया है। वो जो जेल के बाहर संतरी और कुछ सिंपैथेटिक लोग जो होते हैं वो उन माँ को बताते हैं। उस दिन माँ मिल नहीं पाती 15 दिन के बाद। फिर वो वकील करती हैं और लड़की से मिलती हैं, जहां पे लड़की सारा बयान करती है कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। तो इसमें जो खासकर ये केस में जब हम फैक्ट फाइंडिंग के लिए भी फैक्ट इसको थोड़ा ध्यान से भी देखते हैं तो इसमें एक चीज बिल्कुल है कि मर्डर केस में जो एक लड़की, खासकर माइनर जो लड़की है, वो माँ उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी देती है, सारा कुछ देती है। वो जुवेनाइल होने के बावजूद 3 महीने तक नॉर्मल जेल में उस लड़की को रखा जाता है, डिस्पाइट ऑफ वो माइनर लड़की ही 15 से 20 पुलिस वालों के ऊपर गैंगरेप के एलिगेशंस लगा रही है। इसके ऊपर कुछ भी किया नहीं जाता अथॉरिटीज की तरफ से। और after intervention of women वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस FIR लॉन्च की जाती है। FIR लॉन्च करने के बाद में भी पुलिस पर्सनल्स को सस्पेंड नहीं किया जाता, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जाता। उसके बाद में जो एक और हमारे सामने जो इसके अंदर एक फैक्ट आया है इम्पोर्टेंट, वो ये था कि इन लड़कियों को, दोनों लड़कियों को जो एक्यूज्ड है मर्डर केस में, इन दोनों को नंगा करके जेल में पीटा गया है, मतलब कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में। और पीटा भी मेल ऑफिसर्स के उसमें गया है, जो अपने आप में ही एक रेप है। तो ये हमारे फैक्ट फाइंडिंग्स में है। और दूसरी बात, जब माँ लड़की के बेल के लिए एप्लीकेशन देती है तो जज जो है, जज का कमेंट बहुत ही अजीबोगरीब कमेंट है, खासकर इसमें तो थोड़ा मतलब हंसी भी आती है। तो जज ये कहते हुए बेल को रिजेक्ट करते हैं कि जो लड़की है वो पेरेंट्स कस्टडी में सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? बिकॉज शी वॉज आउट इन द मिडनाइट फ्रॉम द पेरेंट्स कस्टडी। तो इस मुद्दे में एक्चुअली हमें ये मुद्दा वायर ने इसको उठाया था, उसके बाद में हम गए थे उसके ऊपर फैक्ट फाइंडिंग करने के लिए। तो जो आर्गुमेंट वहां पर ऑल ओवर लोगों में भी सेट किया गया, खासकर गांवों में, जो पुलिस वाले मरे वो ये ठाकुरों के थे और जो ये लड़कियां हैं वो दलित हैं। तो गांव में एक पोलराइजेशन ऑलरेडी हमें मिली। पंचायत को ये था कि लड़कियों को बोलो अपनी कंप्लेन वापस ले ले, क्योंकि लड़कियों ने मर्डर किया है तो ये उनके साथ होना ही चाहिए था, ये हो सकता है। तो एक ये जो पोलराइजेशन है ये हमें वहां पे मिली। और दूसरा, अगर हम ये देखें कि खासकर जो चीज है कि अगर हम इसमें ये देखते हैं कि जो पैट्रियार्की हमारे सोसाइटी में, समाज में चल रही है, इसका अगर रिफ्लेक्शन हमने इस केस के ऊपर देखना हो कि एक मर्डर हुआ, मर्डर बहुत होते हैं सोसाइटी में, एक लड़का भी वो मर्डर करता है, एक लड़की भी मर्डर करती है, सारे मर्डर करते हैं। मर्डर करना गलत बात है, वो कौन सी सिचुएशंस में उस पर बहस की जा सकती है, मगर एक लड़की को मर्डर करने की सजा आप रेप के रूप में देंगे, आप मर्डर करने की सजा न्यायालय तक नहीं जाने देंगे, आप उसका न्याय जो है पुलिस कस्टडी में करेंगे। आप इतना वो है कि आपको ये लगता है कि लड़कियां इस ऐसे कैसे रात को घूमी, ऐसे मर्डर में, हमारे पुलिस वालों के मर्डर में कैसे इन्वॉल्व हुई, ये हम आपको बताते हैं। अगर तुम इतना बाहर निकलोगी तो हम तुम्हें इस तरह से ट्रीट करेंगे। ये केस इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें अभी तक माँ का जो है जो वैसे बर्डन देखना हो कि माँ का घर बिक चुका है लड़कियों
केस लड़ते हुए लड़कियों के लिए। तो ये है। और दूसरी जो आज का टॉपिक मैं ये बोल रही हूँ कि ये पहला केस नहीं है हरियाणा पंजाब में। अगर हम ये देखें कि खासकर जब हम ये बात करते हैं कि दलित महिला जो है वो ट्रिपल ऑपरेशन जो है वो सहती है, तो ये लगातार अगर हम पिछले खासकर ये दशक में देखें तो लगातार दलित वुमेन्स का असर्शन भी बढ़ा है और उनके ऊपर ऑपरेशन उससे ज्यादा ब्रुटैलिटी के साथ में बढ़ा है। मैं पंजाब से हूं तो मैं पंजाब के रिगार्डिंग ही बात रखूंगी। तो यहाँ पे खासकर जो पंजाब के पंचायती जमीन को लेकर जो संघर्ष है वो पिछले समय में काफी ज्यादा जोर पकड़ा है। इसको जमीन प्राप्ति संघर्ष कमेटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन है वो लीड कर रहे हैं। उसमें औरतों की भागीदारी इतनी ज्यादा बड़ी भी है और इतनी ज्यादा तीखे रूप में जमीनी तौर पे हमें दिखाई देती है ना, कि वो जो रोष है ना कि उनको जो जिम्मेदार ठाकुर और उनके खेतों खलिहानों में जाकर जो है वो चारा लाना पड़ता है या उनके खेतों में जाकर अपने लिए काम करना पड़ता है, तो वो जो शारीरिक शोषण से लेके मानसिक शोषण तक जो भी वो सहती हैं, वो जो गुस्सा है अगर आप देखें तो वो जब हम ये कहते हैं कि ये पंचायती जमीन पर 33% जो है 1/3% जो है वो अनुसूचित जातियों का हिस्सा अधिकार है, तो वो अधिकार लेने के लिए इतना जोशीले तरीके से जमीन पर उतरती हैं। ये अगर आप पंजाब का खासकर ये पिछले 2014, 15, 16, 17 इस दशक में देखेंगे, मतलब इन सालों में अगर आप देखेंगे कि औरतें कैसे लड़ रही हैं गांव के अंदर, तो हमें देखने को मिलेगा। इसमें खासकर बहुत तीखी जंग में ऐसा है कि हमारी महिला साथी जो है वो शहीदियों तक गई हैं। माता गुरुदेव कौर जलूर में है, वो इस जो है लड़ाई में उनकी जो है वो शहीद हो गई। तो इस तरह की है। और अपनी बात समेटिए। हाँ जी। तो मैं ये बोल रही हूँ कि खासकर जब हम बात कर रहे हैं कि जब ये ट्रिपल जो ऑपरेशन है दलित औरत का, तो ये औरतें उतनी ही तीखी जंग में अभी आ भी रही हैं। खासकर हमारे एरियाज में अगर हम यहाँ पे देखें तो जो सेक्सुअल इलीगल सेक्सुअल रिलेशंस जो हैं, सेक्सुअल असॉल्ट्स भी हैं और सेक्सुअल ऑपरेशन जो है खासकर अपर कास्ट से लोअर कास्ट की लड़कियों के, तो वो उनके विरोध की आवाजें यहाँ पे हमें सुनने को मिल रही है। खासकर गाँव के अंदर की लड़कियां खुलकर आ रही हैं कि ये मेरे साथ सेक्सुअल रिलेशन में था, तो अभी इनको बोलो कि मुझसे शादी करें। तो ये सवाल भी साथ ही साथ हमारे सामने आ रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है खासकर अगर हम ये बात करें कि ये जाति और लिंग का जो है वो गहरा रिश्ता है, जैसे राजवीर ने बताया कि इस सत्ता को कायम रखने के लिए, इस सत्ता को अपने आप को कायम रखने के लिए ये खासकर औरतों पे काबिज होना और औरतों को अपने कब्जे में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे ही नहीं है कि जब ये एक निकिता का एक जो इंसिडेंट हरियाणा में होता है और योगी जी और खट्टर जी और साथ ही साथ में ही एंटी लव जिहाद बिल लाने की कोशिश करते हैं, वो और कुछ भी नहीं है। वो औरतों को अपने काबू में रखने का ही एक जो जरिया है, वो एक जो अपना जोर आजमाइश वो करना चाह रहे हैं। उनको लगता है कि लड़कियां जो है वो थोड़ा बाहर जा रही हैं, अपनी आजादी को जो है वो ऑक्यूपाई करना चाह रही है, अपने स्पेसेस को ऑक्यूपाई करना चाह रही है। ये उसी के ऊपर अटैक है और मुझे लगता है कि अटैक का जवाब भी हमें जो है उतनी ही तीखे रूप से और उतनी ही बुलंदी के साथ में जमीनी तौर पे देना होगा, अगर हम चाहते हैं कि हम एक महिला के लिए एक सुरक्षित एनवायरनमेंट और एक जो है सुरक्षित समाज को जो है वो बनाना चाहते हैं। शुक्रिया अर्पण। निश्चित तौर पे ये जितना ही ज्यादा अटैक है, उतना ही जबरदस्त तरीके से हमें कार्रवाई भी करनी चाहिए उनके खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी उनकी उतनी ही तेजी के साथ हमको सड़कों पे आना चाहिए। और निश्चित ही ये जो लव जिहाद का मामला है, ये महिलाओं के ऊपर एक बड़ा फिर से जो एक महिलाओं के उत्पीड़न को बढ़ाने के लिए लेके फिर से आने वाला है ये। और ये जो मनुस्मृति में जो रक्त शुद्धता की बात की गई है, उसको थोपने की पूरी तरीके से ये तैयारी है और इसके माध्यम से
माइनॉरिटीज पे तो अटैक है ही लव जिहाद बोल के, लेकिन ये पूरा मनुस्मृति को ताकि जाति वाले से ही शादी करें, इसको पूरा लागू करने की ही तैयारी है। तो अगली क्योंकि मनीषा 5 बजे के बाद आएंगे, उनको भी बुटाना पे ही बोलना था, मैं डॉक्टर हेमलता महेश्वर जी को आमंत्रित करती हूँ। वो अखिल भारतीय दलित लेखिका संघ से जुड़ी हुई हैं। मैं उनको आमंत्रित करती हूँ, वो आके अपनी बात रखें। हेमलता जी हैं? मुझे नहीं लगता है वो। अच्छा, फोन करूं क्या? हाँ आप कर लीजिए, मैं तब तक किसी दूसरे स्पीकर को बुलाती हूँ, आप पता कर लीजिए। तो तब तक मैं WSS की मेरी जॉन को आमंत्रित करती हूँ। वो जो इस बीच बहुत सारे पूरे देश में जो महिलाओं के ऊपर हिंसा बढ़ी है, उसके जो आंकड़े हैं उस पे अपनी बात रखेंगी। तो मैं मेरी जॉन को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Seema. Actually, I'm not going to be speaking about the Pura Desh ke bare mein. I'll just be sharing a little bit from, I'm sorry that Manisha couldn't speak before me. I'll be sharing a few thoughts based on our experience in Haryana some years ago, when we, some of the members from Delhi had produced a report on which many of you may have seen. So I'll be sharing from that, Seema. And don't mind, I hope if I speak in English, you don't want to hear my Hindi. And your English will be much better than my Hindi. She's Mary John. This is a terrible moment in our history. CWDS, Center for Women Development Studies, Delhi. All that is not needed. Don't worry. Right now I'm a WSS member in Delhi, and that's plenty. This is a terrible moment in our history, in the history of the women's movement, and for all those who stand for basic democratic rights. We have been shocked by all that has been happening in Hathras. Then we have Gurmandi. Now we've been hearing about Butana. And the daily news that report, I don't know about you, but when I open the paper every morning, the daily news that I see incident after incident has made us numb. What are we to make of reports of tantric practices where a 15-year-old Dalit girl is raped and her liver is cut out while she's still alive to ostensibly aid an infertile couple? And what of the now countless attacks? One report tells us it's thwarted love. Another tells us it's an ostensible suicide. Yet another case is simply wishing to remove all the evidence. And why invariably are these cases against Dalit girls in contemporary UP? So some years ago, when Delhi and the larger world was protesting the fatal gang rape of a young woman on 16th December 2012, everybody has called it the Nirbhaya case, so I'll allow that name to stand. Members of WSS became aware through the activism of Dalit organizations and local media about a huge spurt cases of sexual assault and sometimes murder against Dalit girls and women in neighboring Haryana. With all the focus and attention on Nirbhaya, the fact that young Dalit women with similar aspirations were being struck down in the prime of their lives hardly seemed worthy of attention. WSS undertook several fact-finding visits during 2013 and came out with a report that some of you may have seen. In this report, we had recounted what we came to know of several cases, each with their own specific narrative, but where a larger context was being played out over and over again. This was a situation of Jat dominance in rural relations and in all the institutions of the state of Haryana, a situation that only recently has become contested from below. From a gender and caste perspective, this was a context where the wife and daughters of Dalit laborers were expected to perform household chores for landowners. This was a proprietary right over the self and selfhood of Dalits that traditionally meant the sexual exploitation of women by landowning Jats, which continues to manifest itself now in the sexual assault of Dalit girls, even if the structure of agrarian relations has been changing quite substantially. It is the increasing Dalit resistance and the ability of Dalits to step up
the social and economic ladder that we found has been incurring the wrath of the hitherto powerful castes and classes. There is open resentment at the fact that some sections of the educated Dalit youth, albeit only a few small subcastes, have also been able to take advantage of reservations in government jobs and thus capitalize on emerging opportunities in the urban, manufacturing, and service sectors. Access to education and support under government schemes, such as scholarships and allowances for parents of girls, like the so-called girl child schemes of the Government of India that seek to neutralize preference for sons, are seen by Jats as undue benefits given to the Dalit community. The increasing visibility of Dalit girls in schools, colleges, and public spaces is being read as a challenge to the established order, heralding the breaking away of the landless Dalit laborer from economic and social dependence and subservience to the Jat Malik. Today, as in the past, sexual violence against Dalit women is the punishment for this assertion. Gangs of young Jat boys roam around the villages on motorcycles, stalking Dalit girls. Sometimes the girls are drawn into romantic relationships and sexual liaisons, which frequently end in gang rapes by the lover and his friends. In cases where the incidents become public or where the girl names the rapists, the matter is brought before the local panchayat, often like CAPS, from which we have seen over so many years, where the family is threatened with social boycott if they do not forgive, quote unquote, the accused and sign an agreement. Those who refuse are subjected to physical violence and harassment. False cases are filed against the men of the family, who are arrested and told that they will be released only if they withdraw the case. Dalit girls who face hostility from teachers, fellow students, at the best of times, are targeted and hounded if they dare to return to school after being assaulted, more so if they make a complaint. This is the context in which acts of rape are invariably reconstructed by the police and in the courts as quote unquote consensual affairs, and a dead body is summarily dismissed as a case of suicide. At the same time, and this I think was something we found then, and I wonder whether this has changed today, we have to acknowledge that Haryana, at least at that time, this is 2012, 13, 14, that Haryana is a state where however uphill the battle and however casteist and ubiquitous Jat dominance, Dalit activism on the ground and the huge labors of Dalit lawyers have been making a difference, as has some support from women's organizations. And the question might be for us to think about, has this sense of making a difference, has that been lost to us today? This was the context also in which we as WSS members learned about the Preventions of Atrocities Act, the POA Act of 1989. Far too many of us in the women's movement are quite unfamiliar with this act. And I have to say, many leaders today, even in Delhi, seem quite unfamiliar with it. It is one of the special laws, the so-called SLL laws that was created, this one being created in 1989 in response to pressure from Dalit political leaders in order to modify the prior Civil Rights Act of 1976 that had been formulated to strengthen the legal system against ongoing practice of untouchability that had social sanction. So the POA is about a whole slew of practices, economic boycotts, social exclusion, political disenfranchisement, and daily acts of humiliation that constitute the life of caste in contemporary India. Criminal acts like riots, arson, rape, and murder that already come under the IPC have enhanced punishments under the POA. So the point is not that these are necessarily particularly quote unquote atrocious. I want to make this point that when we think of atrocity, we think it has to be particularly brutal or particularly atrocious. That is not the point of the POA. The point is that these are crimes because they maintain the systemic nature of caste discrimination, whereby non-SC STs can, with impunity, put SC STs in their place, teach them a lesson, and so continue their dominance. Crimes against Dalit women are therefore crimes against the entire community and not isolated acts of rape in a narrowly gendered understanding of sexual assault as a violation of bodily integrity. It is too soon. I mean, we've been hearing from all the previous speakers, from Kusum, from Seema, from Dr. Bansal, from Professor Rupreka ji, to give us a sense of what is the churning, what is happening in UP. And I am hearing in all their voices
ongoing sense of shock, of incomprehension in the face of what is happening. So it is not that the examples from Haryana may be of great value or usefulness to you. Clearly, UP is a much more lawless state than Haryana and is under the most vicious of political dispensations that we have probably ever seen. Only in a state like this, and I think Rupreekha ji mentioned this, only in a state like this can the chief minister openly say that there is a caste war being created by those who are protesting the rape and murder of the Hathras victim. All I want to say at this early stage is that as a WSS member, we all stand in full solidarity with all the victims, their families, and those who are risking their own safety by offering support. Thank you. थैंक यू मेरी जॉन। ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि दलित महिलाओं पे जो एट्रोसिटीज होती है वो केवल किसी कम्युनिटी या केवल महिला पे होने वाली एट्रोसिटी नहीं है, बल्कि ये पूरी सोसाइटी पे एक अटैक है। और क्योंकि ये एक सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए इस तरह के अटैक किए जाते हैं। अगर मनीषा मशाल आ गई हो तो मैं अगले स्पीकर के रूप में उनको बुलाना चाहती हूँ कि वो हरियाणा में हुए बुटाना वाले मामले पे अपनी बात रखें। मनीषा आ गई हैं? नहीं सीमा, मैं आपको मैसेज भी किया हूँ। मनीषा को संपर्क कर रहा हूँ, उसका कुछ वो लास्ट स्पीकर के अच्छा नहीं तो लास्ट हो गया ये इसके बाद तो मैं उमा जी को कौन या पद्मा को बुला सकते हैं? पद्मा स्पीकर्स के बाद अपना बात रखने चाह रहे थे। तो वो सवाल जवाब वाले सेशन में रख लेंगे, वो हम शुरू करते हैं, उसके बाद फिर उमा जी से कंक्लूड कराएंगे। पहले पद्मा से बात करवा लें फिर उमा जी से बात करवाएं। हाँ ठीक है, तो वो क्योंकि एक अब डिस्कशन सेशन अगर हम शुरू कर रहे हैं तो पहले पद्मा जी अपनी बात रखते हैं। हाँ साथियों, मैं हाँ पद्मा जी बोली। मैं आपकी बात सुन रही थी और मेरी बात सीधे हाथरस की घटना पे ना आते हुए मैंने रंजना से कहा था कि मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहूंगी, फिर मैंने बोला कि नहीं हाथरस के स्पीकर्स के बाद रखूंगी। एक सेकंड पद्मा, आप अपने को एक लाइन में इंट्रोड्यूस कर दो प्लीज। मैं पद्मा इलाहाबाद से, जो अब प्रयागराज हो चुका है केंद्र और राज्य की मिलीभगत से, और मैं स्त्री मुक्ति के लिए काम करती हूँ और एक टीचर हूँ। मैं जिस बात पे बात करना चाह रही हूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, मैं वो आपको रखती जा रही हूँ। फेमिनिस्ट और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बीच, नारीवादी राजनीति और वर्तमान राजनीति के बीच चुनावी राजनीति का क्षेत्र क्या है और लोकतंत्र की क्या स्थिति है। अभी आपने लोकतंत्र की स्थिति पे बहुत सारी बातें की हैं और यूपी को लेके मैंने कुछ पॉइंट्स ज्यादातर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के एरिना को लेके ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यूपी का चुनाव नजदीक है तो उसको ध्यान में रखते हुए कुछ बिंदु हैं जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, और अगर कुछ अनक्लियर होगा तो आप सवाल में पूछ सकते हैं। कुछ फुटकर बिंदु जो आपको आज की रियलिटी को देखने में अगर मदद कर सके तो सार्थक होगा। पहला, समाज में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जमीन स्थापित है। हम चाहें या ना चाहें, हमें अगर नारीवादी राजनीति की जमीन बचानी है तो हमें इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की जमीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नंबर 2 पॉइंट, बुर्जुआ पार्टियों का अपना वोट बैंक है, इसलिए चुनावी विसात में सभी पार्टियों को एक सांस में खारिज कर देना या आम आदमी के नाम पे किसी भी पार्टी को अपना विकल्प बना लेना, दोनों ही दो एक्सट्रीम है। हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा विकल्प क्या और कहां तक बन सकता है। तीसरा, हमारे बीच में अगर ये कहीं ये कंफ्यूजन है कि जनता महान है, इस रेटरिक से अलग अगर हम जनता के मानस की बनावट, जनता का मनोविज्ञान और उसके एस्पिरेशन की जमीन को समझकर अगर हम यथार्थ की जमीन पे कुछ नई रोशनी डाल सकें तो अच्छा होगा। आपको मालूम होगा कि यूपी में दलितों ने बड़ी संख्या में, जो पार्टी केंद्र में है और जो राज्य में है, उनके लिए वोट दिया। इसी तरह से सभी औरतें सिर्फ औरत होने के नाते या आवाज दो हम एक हैं के नारे के नाते एक हैं, ये हमारा भ्रम है। ठाकुर औरतों ने हाथरस की घटना के बाद
मौन रखा और विक्टिम को ब्लेम करने के लिए तरह तरह की कहानियां रची। इसी तरह से अगर हम अभी भी इस गलतफहमी में हैं कि सभी इंटेलेक्चुअल एलिट्स और लिबरल्स को एक श्रेणी में डाल के हम खारिज कर रहे हैं, तो हम अपने मित्रों को पहचानने में भूल कर रहे हैं। मेरा चौथा पॉइंट है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गोल और लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल गोल के बीच में हमें जमीन अपनी तलाशनी होगी। आज की इमरजेंसी सिचुएशन ये बताती है, जब फासिज्म हमारे सामने है और आप में से बहुत सारे लोगों ने ये बात रखी, तो हमको वो आर्किमीडियन पॉइंट खोजना होगा जहां से हम धक्का लगा के और नारीवादी राजनीति की जमीन को मजबूत कर सकें। पांचवा पॉइंट हमारा ये है कि विमेन वोटर्स को इस बार बिहार चुनाव में साइलेंट वोटर्स की कैटेगरी में रखा गया। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट के लिए बाहर आ रही हैं, जिसमें कुछ प्रतिशत इंडिपेंडेंट वोटर्स का भी है। और भारत यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः, महाभारत से लेके भक्तिकाल से होते हुए 92 में कि राम लला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे में महिलाओं की जो बड़ी भागीदारी थी, वही आज विश्वास की राजनीति, प्रताप भानु मेहता ने एक टर्म पॉइंट किया था, आज विश्वास की राजनीति में महिलाओं का चैंपियन हमारे 56 इंच के नेताजी हैं। एक्सिस इंडिया की रिपोर्ट आपने देखी होगी, जिसमें उन्होंने सॉरी फ्रेंड्स करते हुए लिखा था कि एक्सिस में कुड नॉट कॉल बिहार इलेक्शन करेक्टली। पहला पॉइंट उन्होंने यही दिया था, ओवरऑल फीमेल वोटर्स टर्नआउट वाज 5% मोर देन मेल। This fact was available in public domain only post-exit poll, which swung the polls NDA favor. Second, female voted at least 5% more in favor of NDA. तो अब जब ये फैक्ट भी हमारे सामने है, और आखिरी बात आपसे कहना चाहेंगे कि सेफ सिटी और सुल्ताना का सपना हम किस जमीन पे बनाएंगे। हम 2014 में बनारस में हम कुछ नारीवादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग वहां पे लंबा कैंप कर रहे थे और हम लोगों ने फासिज्म और सांप्रदायिकता की शव यात्रा निकाली थी। लेकिन दोस्तों, सच्चाई ये है कि उस शव यात्रा में हम ही 10 लोग या 20 लोग या 50 लोग थे, बाकी औरतें उनके साथ खड़ी थी। तो ये हमारे सामने एक सच्चाई थी। जैसे जेपी आंदोलन ने आरएसएस को नया जीवन दान दिया, आपने कांग्रेस को अप्रासंगिक करने में रोल किया, वहीं फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स ने एक वैक्यूम छोड़ा है राजनीति के स्तर पे, और पेट्रियार्की और वायलेंस के जो मुद्दे घर में थे उन्हें बाहर और सरफेस में लाने पे उनकी भूमिका बहुत बड़ी रही है। लेकिन उस राजनीतिक वैक्यूम को आज की जमीन पे और आगे आने वाले समय पे हम कैसे भरेंगे, इसके लिए हमें सोचना होगा। मेरे कुछ चंद सुझाव हैं, वो ये है कि हमें WSS या किसी भी फ्रंट के सहायता से यूपी में, बंगाल में, जहां भी जगह हो, पदयात्रा निकालनी चाहिए। पुस्तिका वो आप ज्यादा अच्छा डिस्कस करिए, मीम्स बनानी चाहिए, सोशल मीडिया में डिस्कस करना चाहिए, और बेरोजगारी, शिक्षा और सम्मान और स्वास्थ्य पे कुछ ऐसी चीजें लाएं जो नौ साक्षर भी पढ़ सके। बिहार में लेफ्ट ने महागठबंधन के साथ एक नई आशा दी है, वैसे ही और क्रिएटिव कंस्ट्रक्टिव प्रयोग इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें अपनी गोटियां इस तरह से बैठानी होगी कि फासिज्म की जो जमीन है वो खिसके और हमारी जो टूटी फूटी डेमोक्रेटिक स्पेस था उसे बचाया जा सके, जिससे हमारे पास वो जमीन रहे कि धरती पे न्याय और सम्मान की फसल बोई जा सके। शुक्रिया साथियों। शुक्रिया पद्मा जी। निश्चित तौर पे डिस्कशन के लिए ये आपने बहुत सारे जो पॉइंट्स उठाए हैं उस पे कोई जवाब देना चाहे अगर शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में, और या फिर कोई किसी स्पीकर से किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है, लेकिन जो भी पूछे या फिर उसमें कुछ ऐड करना हो तो उसके लिए केवल 1 या 1.5 मिनट का समय बस। अगर सवाल नहीं है और मनीषा आ गई है तो मैं मनीषा को बोलती हूँ। मनीषा आ गई है क्या बिट्टू? अभी उनको रीच करने का कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है। उमा बात रखने वाले थे ना? अगर किसी का कोई सवाल नहीं है या पद्मा जी ने जो मुझे हाँ मैं बताएं। कुछ
निशा जी बोलिए। हाँ हाँ जरूर। मैं ये कह रही थी कि ये जो है इस समय जब हम एट्रोसिटीज की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से हम आने वाली एट्रोसिटीज को भी देखें, जिस तरह से सब नए नए कानून बन रहे हैं, और ऊपर से भी ये मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसको जब हम देखते हैं और इसमें जब तरह से संस्कृत को महत्व दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हमारे पुराने संस्कृत साहित्य जो है उसमें जितनी 64 तरह की आर्ट्स हैं, और ये 64 तरह की जो कलाएं हैं, इसमें जो है सब ये होलिस्टिक है, ये इंटरडिसिप्लिनरी है, जहाँ फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, और बाकी सब चीजें भी है। तो ये जो 64 तरह की आर्ट्स हैं जो उन्होंने क्लॉज 11 नंबर 11.1 में लिखी हैं, उसमें अगर आप कुछ आर्ट्स तो उन्होंने मेंशन की, मगर ये 64 तरह की आर्ट्स जो है वो कामसूत्र में, और इस कामसूत्र में ये जो कलाएं जो वो सिखाना चाहते हैं अब नई एजुकेशन पॉलिसी आने में, इसमें जो कुछ कलाएं हैं जो मैं आपको पढ़ा के बताना चाहूंगी। इसमें प्रिपेयरिंग बेड्स है, पुटिंग ज्वेलरी है, डूइंग कंज्यूरिंग ट्रिक्स है, प्रैक्टिसिंग सॉर्सरी है, रैम फाइट, कॉक फाइट, क्वेल फाइट, टीचिंग पैरेट मैना बर्ड्स टू टॉक, नॉलेज ऑफ ओमेंस। एक तरफ सॉर्सरी है, एक नॉलेज ऑफ ओमेंस है, alphabets for using alphabets for magical diagrams, metrics। तो जब ये कहते हैं, अभी ये मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो कह रहे थे कि ये जिस तरह से वो एक बच्ची को मर्डर करके वो तांत्रिक, जिस तरह से तांत्रिक बुलाए जा रहे हैं, ये पूरा तांत्रिक सिस्टम और ये जो पुराना सिस्टम जो एकदम औरत विरोधी है, ये जब हमारे ऊपर आने वाला है और जिस तरह से आ रहा है, एक तो दिख भी रहा है, एक ये इनकी जो परिकल्पनाएं हैं, जो नई नई परिकल्पनाएं हो रही हैं, उसमें जहां पर आ रहा है, तो इसके विरोध में लड़ने के लिए तो हमें बहुत बड़ी शक्ति चाहिए, और ये कानूनी तौर पर आ जाएगा, ये पॉलिसी में है, ये कानूनी तौर पर आ जाएगा, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। बताइए, आपको गहने पहनने की आर्ट हमें सिखाई जाएगी, बिस्तर बनाने की आर्ट हमें सिखाई जाएगी, हमारी जादूगरी सिखाई जाएगी, हमें तंत्र सिखाया जाएगा, और एक दूसरी तरफ हमें घर में बैठने को कहा जाएगा, हमें अच्छी पत्नी बनने को कहा जाएगा, हमें अच्छी बेटी बनने को कहा जाएगा, हमें माँ की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती हैं वो बताई जाएंगी, पुत्र कैसा पैदा करते हैं ये सिखाया जाएगा। तो उस जगह पर खड़े होके आज ये जो जगह आने वाली है, आने वाले 5, 7, 10 सालों के अंदर, उसमें हम कहाँ पर जा रहे हैं, ये सोचने की बहुत बड़ी जरूरत है। मेरा यही कहना था। और इसमें मैं ऐड करना चाहती हूँ कि आईआईटी बीएचयू में अच्छी बहू बनने के तरीके सिखाए जा रहे हैं पिछले 2 सालों से। हालांकि आईआईटी के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ काफी, तो अभी शायद कुछ दिनों के लिए रुक गया हो, लेकिन ये एक स्कीम लाई गई थी अच्छी बहू बनने के तरीके सिखाने की। तो सही बात है कि ये हर जगह लेके आ रहे हैं, और कि जो मनुस्मृति में जो जो चीजें लिखी हुई हैं उसमें कैसे दीक्षा दी जाए लोगों को। तो वो गैलेक्सी फोन जो लिखा हुआ है कश्मीर से, जो उनका एक क्वेश्चन है, जी उनको जी मैं बताती हूँ क्वेश्चन। जी ठीक। जी आप अपना नाम बता दीजिएगा। हाँ जी, रजिया नूर हाँ हूँ रजिया कश्मीर से। जी। कैसे हैं आप सब लोग? थैंक्स अ लॉट। आप लोगों को मैं सुन रही हूँ, हालांकि बीच बीच में डिस्टॉर्शन भी हो रही थी, ऑडिबल नहीं था, लेकिन फिर भी आई ट्राई टू ग्रैब यू। और थैंक्स अ लॉट जिस तरह से आपने वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बात की, जो बाकी स्टेट्स में जो भी हो रहा है, आपने हाथरस की बात की, आपने हरियाणा की बात की, और इस तरह के केसेस पे आप एनालिसिस कर रही हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रही है। इट्स वेरी गुड। वी हैव टू लाइक डॉक्यूमेंट दीज ब्रूटल इंसिडेंट्स, बिकॉज इन पे अगर हम आवाज ना उठाए, अभी ना उठाए, तो फिर कब उठाएंगे? मेरा ये सवाल है WSS से कि जो कश्मीर में जो आर्टिकल 370 एंड 335A को हटाने के दौरान जो कुछ भी हुआ, उस पे WSS ने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन की, अपनी टीम यहाँ भेजी, उस दौरान कश्मीर में क्या कुछ हुआ उस पे उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट भी किया, वो सारी चीजें। मेरा ये सवाल है कि अब जो
पोस्ट आर्टिकल 370 एंड 35A के बाद जो यहाँ जो कुछ हो रहा है, लाइक लैंड लॉज जो है वो रिपील हो रहे हैं, उसके बाद से किस तरह से लोगों को अपने घरों से ही हटाया जा रहा है विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, और ये कह के कि ये गवर्नमेंट की जमीन है, इलीगल इस पे कब्जा कर रखा था लोगों ने। मोस्टली जो हमारी गुजर कम्युनिटीज है, हमारे जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, उनको अपने घरों से निकाला जा रहा है और बाकी चीजें जो है, तो इस पे WSS जो है वो क्या कुछ कर रही है प्लीज? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे अंत में जब उमा चक्रवर्ती जी अपनी बात रखेंगी तो इस जी। सवाल को शामिल करते हुए वो अपनी बात रखेंगी। चलिए, और थैंक यू। किसी का कोई सवाल है? रूपरेखा जी कुछ कहना चाह रही थी। बस मैं बस है कि आपने जो एग्जाम्पल्स दिए उसमें एक एग्जाम्पल बढ़ाना चाह रही थी कि हमारे उत्तर प्रदेश में गर्भ संस्कार की शिक्षा मेडिकल यूनिवर्सिटी दे रही है, और हमारे यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी विमेंस स्टडीज में और दूसरे डिपार्टमेंट्स में गर्भ संस्कार कि जब गर्भवती हो महिला तो किस तरह से बच्चे को पेट में ही संस्कार दे दे, वो पास ऑन कर दे, ये सिखाने इसका एक कोर्सेस चालू हो गए हैं। बस एक उदाहरण और देना था आपको, और कुछ नहीं। ये मैं कलकत्ता से आ रही हूँ, हमारे यहाँ वर्कशॉप्स हो रही हैं, ये पुत्र कैसे पैदा करना है और उसको कैसे संस्कारी बनाना है और खुद मतलब संतान को कैसे, इसकी वर्कशॉप्स कर रहे हैं RSS वाले, बीजेपी वाले, और विशेष मतलब ट्राइबल्स एरिया कितना में जाकर। पाखंडी, उसमें ये भी जुड़ा हुआ है पाखंडी कि बनाना है, कितना इनटॉलरेंट बनाना है, इसकी आप गर्भ में ही दे दीजिए संस्कार। नहीं, मगर मेरा ये कहना है कि जब ये कोर्स में ऐसे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ये एक तो ये है कि वर्कशॉप करके आप बदमाशी कर रहे हैं वो चलो, मगर जब कोर्स में ही आ जाएगा, कल को मेरी आपकी पोती नहीं, नाती तो हमारे सब ये पढ़ेंगे। हमारे यहाँ तो कोर्स में ही है, मैं कोर्स बता रही हूँ, कोर्स पूरे कोर्स बन गए और चालू हैं, वो कोर्स चालू हैं, ये केवल वर्कशॉप नहीं है बल्कि बाकायदा कोर्सेज चल रहे हैं, इस पे उन्हें डिग्री या प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट मिलेगा। और उसमें ये भी शामिल है कि गर्भ संस्कार कैसे करें कि बेटा ही पैदा हो। हाँ, ये तो है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये तो। के लिए तो मैं बस एक चीज बोलना चाहती हूँ, बस एक आधा मिनट बस। हाँ, अच्छा कुसुम, ठीक है। रूपरेखा जी ने जो बात कही और रूपरेखा जी ने जो उसमें किया, तो मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, एक लाइव एग्जांपल मैं देख रही हूँ। DPS स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है, क्लास 9th में, और 2024 के ये सारे 9th क्लास के स्टूडेंट 2024 के वोटर बनेंगे, लेकिन स्कूल किस तरीके से ये किस तरह से एजेंडा बनाता है, और वो इस पूरे दौर में स्कूल के अंदर गोरखपुर से कुछ साधुओं की टीम आ रही है उन स्कूल्स में और टाइम टू टाइम विजिट करती है, और अभी 2, 3, 4 सेशन हो चुके हैं, अभी ऑनलाइन हुए हैं और उससे पहले ऑफलाइन होते थे, कि आपको बता रहे हैं हम कि किस तरीके से जितने धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें गीता सबसे अच्छा धार्मिक ग्रंथ है, और ये हिंदू धर्म है, और हिंदू धर्म दुनिया का सबसे अच्छा हिंदू धर्म है, इसके कुछ साइंटिफिक पहलू भी हैं। इस तरीके से ये चीजें DPS स्कूल के अंदर हो रही हैं, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लागू कर रहे हैं उसमें PBL के नाम से, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के नाम पे जो शुरू हुआ है, वो उन स्टूडेंट्स को ये बताया जा रहा है कि किस तरह से हमारे अपने जिलों में देखिए कि इन नई गवर्नमेंट बनने के बाद क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या पॉजिटिव हो रही हैं, ये किस तरीके से उनके दिमाग में बैठाया जा रहा है। ये 9th क्लास से इन्होंने स्टार्ट किया है, जो क्लास 12 तक चलेगा। मैं बस इतना ही बोलना चाह रही थी। ये मैंने देखा, ये एक्सपीरियंस किया है अपने बेटे के एजुकेशन पॉलिसी से। बिल्कुल, ये सुन के मुझे याद आ गया कि जेल में जब हम लोग थे तो जेल में इस तरह के प्रोग्राम हम लोगों को दिखाए जाते थे कैदियों को संस्कारी बनाने के लिए।
तो अभी नहीं, मुझे जेल ये में सब सुन के और जान के लग रहा है कि पूरे देश को ही एक कैद खाना बना के, सबको कैदी बना के और उनको इस तरह के संस्कार सिखाए जाने की ये शुरुआत है। तो शायद इसी जेल को फासिज्म बोलते हैं। जेल में तो साधु बाबाओं की एंट्री बहुत ज्यादा है। हाँ और बिल्कुल अगर बिल्कुल। लाइब्रेरी देखिए तो वो पूरा वही साहित्य है, या तो हाँ, वो और पुरानी लाइब्रेरी की वो पुरानी टूटी वो पुरानी मुड़ी मुड़ी फटी फटी किताबें हैं, और बाकी की जो है एकदम आपकी संस्कारी किताबें हैं। हाँ, लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये है कि उनका बहुत मजाक उड़ाया जाता है जेल में। अब स्कूलों में क्या होगा पता नहीं, स्टूडेंट क्या करेंगे। पता तो नहीं, मेरा जेल का एक्सपीरियंस तो ऐसा रहा है कि वो तो जैसे ही वो आते हैं सारी उनके ऊपर गिर जाती हैं, हम पापा नहीं, हमको मोक्ष कैसे मिलेगा, और पैरों में, और वो कुछ पता नहीं क्या बोलती हैं, और सारे वो बैठ के बड़े प्यार से उनका सुनती हैं, और फिर जाते हुए वो एक एक लड्डू दे जाते हैं, विच इज वेरी प्रीशियस इन जेल। तो मैं जरा तो बिट्टू ये बता रहे हैं कि मनीषा जो है वो नहीं शायद शामिल हो पाएंगी मीटिंग में। तो अब मैं उमा जी को, क्योंकि और कोई सवाल नहीं है, तो मैं उमा चक्रवर्ती जी को जो WSS से जुड़ी हैं और उनका परिचय हम सारे लोग जानते हैं, एक बार देश पूछ की ले बहुत कि जानी कोई और मानी सब, साहित्यकार। हाँ एक बार पूछ आपका ले कि कोई और कुछ सवाल करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एंड टुवर्ड्स एंड। ठीक, पूछ लेते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ तो पूछिए। अगर किसी का कोई और सवाल हो तो वो पूछ सकता है अभी। अच्छा, मेरा नाम रोजम्मा है। मैं बस अच्छा बता रही हूँ, कुछ कुछ नोट्स लिए हैं। इसके ऊपर मैं एक अगर मैं रिपोर्ट लिखूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? इट कैन बी रिपोर्टेड इन द मीडिया। आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। हाँ आप भी तो WSS है ना, तो विल टॉक, विल डिस्कस। हाँ, आपसे मिले नहीं है, मगर आपका तो इंटरवेंशन बहुत ज्यादा रहता है मेल्स में भी। और तो ठीक है, अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो मैं उमा चक्रवर्ती जी को आमंत्रित करती हूँ। वो पूरी बात को कंक्लूड करते हुए, सारे सवालों को समेटते हुए, जो डिस्कशन के पॉइंट आए हैं सबको समेटते हुए वो अपनी बात रखें। और सीमा क्योंकि एक इतना चीज, सारा सीमा जी एक चीज मैं पूछना अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ एक चीज कि सीमा, उमा बोलने के बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप्स के या आगे का प्लान भी उमा जितना तक रख सकते हैं, नहीं तो इसके लिए गुंजाइश है क्या? वो हम लोग वेबिनार के बाद कर सकते हैं, या अगर नहीं, टाइम कर होगा भी तो सकते अभी भी हैं, कर हम लोग सकते हैं। डिस्कशन कर सकते हाँ हैं। अभी भी कर सकते हैं। और देखिए 6 बजे उमा तक भी का टाइम कुछ है और थॉट्स रख सकते हैं। हमारे पास 20 मिनट है, तो मुझे लगता है कि हो भी सकता है ये। ठीक जी। नहीं, हम लोग सीमा, बढ़ा भी मैं सकते हैं एक हमारा। हाँ माहिन क्या हाँ एक चीज जोड़ना चाह रही थी। राजकुमारी बंसल जी कह रही थी कि जब उन्होंने विजिट किया था वहाँ पे हाथरस में, तो उस समय कुछ लोग आए थे, शायद 25 लोगों का एक डेलीगेशन आया था कुछ क्रिया करने के लिए जो गुजर गई थी उनके लिए। राजकुमारी जी, क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगी हमें? कहाँ से आए थे वो लोग और किस तरह के आपके साथ क्या मनीष, इंटरेक्शन लखनऊ हुआ? यूनिवर्सिटी से गर्भ संस्कार এর উপর কোর্স चालू करा হয়েছে, মানে हाउ डू यू गिव संस्कार टू राजकुमारी योर। जी से सवाल था। यस यस मैम, एक सेकंड। हाँ, ये करीब 5 अक्टूबर की बात है। आप क्लियर आ रही है वॉइस मेरे? हाँ 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 आ रही है। हाँ, 5 अक्टूबर की बात है। ये इवनिंग आवर्स में, शाम के टाइम पर योगी जी के आयोग कह के कुछ लोग आए हुए थे। तो उन्होंने बस यही बताया था कि आज शायद 6वां दिन है, ये जो 29 तारीख को अंतिम संस्कार किया गया था पीड़िता का। तो हम कुछ ये सांस्कृतिक जो भी है गतिविधि करने के लिए हम आए हैं। तो वहाँ पर वो उन्होंने अपना किया कुछ कार्यक्रम, और इस तरह से थोड़ी जयकार लगाई थी, वाल्मीकि महाराज की जय, और इस तरह से हुआ था ये सारा। मैं वहाँ थी प्रेजेंट, पर मैं बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे पार्टिसिपेट नहीं किया, मैं साइड में देख रही थी सब कुछ। हेलो जी, सुन रहा। हाँ, तो इतना ही था सखी सब मतलब। तो थैंक यू।
सीमा, फिर उमा, अब आप। अच्छा ठीक है। हाँ, साधना जी कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, साधना जी आप अपनी बात रखिए। मैं भी इसी बात को आगे ले जाना चाह रही थी कि एक तो हम कैसे करना चाहते हैं आगे, हम अलग अलग क्षेत्रों में और पूरे देश में किस तरह से विमेंस ग्रुप्स इस इशू को एड्रेस करना चाहते हैं। इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ कि सब एस्पेक्ट्स एक तरह से आ गए हैं, और ये सिर्फ पुलिस अकाउंटेबिलिटी वाला सवाल नहीं है, सोशल लेवल पे भी आई थिंक हम लोगों ने जो ये पटना में मामला हुआ है जिसमें एक मुस्लिम लड़की को जिंदा जला दिया गया, as far as I understand, I don't want to put it as a Hindu Muslim thing, लेकिन एक हिंदू लड़के के द्वारा ये किया गया है। मैं इसलिए इसको कह रही हूँ क्योंकि प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है वो बार बार हर एक मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके कह रही है, बट इशू ये है कि एकदम सोसाइटी के बीच में चीर के जिस तरह से एक पोलराइजेशन क्रिएट किया गया है और किस तरह से उसको इस्तेमाल भी किया जा रहा है औरतों को कंट्रोल करने के लिए, इस सवाल को सिर्फ अकाउंटेबिलिटी ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशन से आगे जाके हमको हैंडल करने की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है। और मुझे लगता है उसके लिए या तो एक बड़ी मीटिंग, एक स्ट्रेटेजी मीटिंग, या हमको जो आज शायद नहीं हो पाएगा इतने कम समय में, इसको हमें करने की जरूरत है। वी नीड टू गेट टुगेदर अगेन टू एड्रेस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि उमा जी इस बात को भी अपनी बातचीत में शामिल करते हुए पहले अपनी बात रखें, और उसके बाद फिर हम अपने सुझाव भी उसमें, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें हम अपनी बात भी उसमें ऐड कर सकते हैं, रख सकते हैं, या कोई सुझाव दे सकते हैं कि इन चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे। लेकिन पहले मैं उमा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट रखें। जिस तरह से वो हमारा लास्ट फेज ऑफ डिस्कशन चला, मुझे लगा कि मामला जो है वो थोड़ा सा डिस्पर्स हो रहा है, क्योंकि हम आइडियोलॉजिकल वॉर पे चले गए। हालांकि वो बहुत जरूरी है और वो केंद्र में है आज के तहत। तो एक्चुअली देयर इज जो भी कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह से सेंटर में एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, एक स्टेट की तरफ से एक लॉन्च किया गया ऑफेंसिव है, जिसमें एक उनके पास एक एजेंडा है, उनको मालूम है कि उनका एजेंडा क्या है। हमें आई थिंक पूरी तरह से देखना है कि हमारा एजेंडा क्या है और हम उसको कैसे ले जाएंगे, और उसको मैं कोशिश करूंगी एक आध चीज बोलने की, बट आई डोंट थिंक के उसके लिए तो एक अलग ही मीटिंग करने की जरूरत पड़ेगी। आई डोंट थिंक दैट इस वक्त हम उसको पूरी तरह से समेट सकेंगे। आई वांट टू स्टार्ट, मैं शुरू करना चाहूंगी थोड़ा सा कि हाथरस को हम कैसे देखें और क्यों हमारे लिए हाथरस एक तरह से बेंचमार्क बन जाएगा, क्योंकि इसके तहत जो क्राइसिस सत्ता की है और जो क्राइसिस स्टेट की है वो हमको पूरी तरह निकलते हुए दिखा। मतलब वो जब लड़की को जलाया, उस जलाने के पीछे जो पैनिक था, एक तरह से वो पूरी तरह से पैनिक था, वो एक भगदड़ उनकी तरफ से भी एक क्राइसिस मोमेंट था स्टेट के लिए कि इसको कैसे हम निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि जो काउंटर नैरेटिव उनको करने की जरूरत है उसके लिए एविडेंस को हटाना बहुत जरूरी है। काउंटर नैरेटिव आज का मसला है। द स्टेट आइडियोलॉजिकल वॉर तो अब कर ही रहे हैं, मटेरियल बेसिस पे वो कुछ कर नहीं सकते हैं, आइडियोलॉजिकल वॉर ही चलाएंगे। और उस आइडियोलॉजिकल वॉर में उनको किस चीज की जरूरत है, उनको एक नैरेटिव को फ्लोट करने की जरूरत है। मतलब जरूरत है उनको कि एक कहानी डालें पब्लिक स्फीयर में, और क्योंकि मीडिया उनके हाथ में है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब बिहार में इलेक्शन के तहत बाद भी एक 50-50 पोलराइजेशन है सोसाइटी में, जिसमें क्रिटिकल मटेरियल इश्यूज नहीं रहती हैं और एक्चुअली आइडियोलॉजिकल इश्यूज ही कायम की जा रही हैं। तो आई थिंक दैट एट द मोमेंट हमें ये देखने की जरूरत है कि इसमें फिर
सेक्सुअल वायलेंस क्या जगह लेती है, इस पूरे ढांचे में सेक्सुअल वायलेंस का क्या रोल है। अब इसके लिए थोड़ा सा हम बैक ट्रैक भी करें। जब जैसे मैरी ने बताया था कि मतलब 2012 में जब ये निर्भया का कांड हुआ तो एक मुद्दा तब निकल के आया था। मतलब आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से औरतों ने और उनके साथियों ने पूरी तरह से पब्लिक स्फीयर को कैप्चर किया, और उस पब्लिक स्फीयर को कैप्चर करने के बाद जो उन्होंने फॉर्मुलेशंस निकाले, जो बहुत जरूरी थे उन दिनों में, डोंट टेल मी व्हाट टू वेयर, टीच योर सन नॉट टू रेप, मतलब ये जो इस तरह की स्लोगन आई थी। और मैं वापस जाना चाहूंगी उसकी सिंबॉलिक स्ट्रक्चर में कि आप देखिए कि वो इतने सालों में हम किसी भी मूवमेंट को विजय चौक पर हम कभी जा नहीं पाए थे। 2012 में विजय चौक को कब्जा किया, एंड दैट इज व्हाट द क्राउड डिड। मतलब एक सत्ता के बिल्कुल सामने, सेक्रेटेरिएट और राष्ट्रपति भवन के सामने ये जो वो लोग पहुंचे थे, और मेट्रो को भी बंद कर दिया था। इसके बावजूद ये बड़े पैमाने में लोग निकल के आए थे। एंड ये एक जो मुद्दे उछाले गए थे उस वक्त, तब हमें थोड़ा बहुत लगने लगा कि 30 साल की जो हमने बातें कही थी वुमेन्स मूवमेंट की तरफ से, पितृसत्ता के बारे में, पितृसत्ता का शब्द ही नहीं इस्तेमाल करते थे लोग। हमें मालूम है कि हम लिखते पढ़ते थे, और हमारी लिखा पढ़ी को कोई पढ़ता ही नहीं है। मैं तो कहती थी कि मैं अपने लिए लिखती हूँ, कुछ औरतों के लिए लिखती हूँ। सडनली इन 2012 में आप देखेंगे पितृसत्ता पे चर्चा हुआ। पितृसत्ता को फिर मर्दों ने भी उठा करके बोलने की कोशिश करी, हमारे सीनियर प्रोफेसर टेलीविजन पे बोलने लगे, एंड वो माहौल बना। पर उसी के साथ फ्रैक्चर भी हुआ। वो कंसेंसस जो बना था उस वक्त, वो फ्रैक्चर, उसके ऊपर धावा भी बोला गया था, और दो जगह से इसकी क्रिटिक आई थी। एक तो मोटे स्तर पर दलित ग्रुप्स ने आवाज उठाया और कहा हमारे साथ ऐसा हो रहा था, इतने सालों से हो रहा है, खैरलान जी आकर के चला गया और हमारे ऊपर कोई हमारे साथ हमारे मसलों को कभी उस तरह से नहीं लिया गया। तो एक क्रिटिक उनकी तरफ से आया था। और उसी वक्त जम्मू एंड कश्मीर से भी आवाज आई थी कि देखो ये बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये आवाज उठाई, पर हमारे लिए क्यों नहीं उठी इस तरह की आवाज। तो मैं समझती हूँ कि उस वक्त ये मामला खुला था पूरी तरफ से, और जो कनेक्शंस हैं स्टेट का, लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर को कौन अपहोल्ड करेगा, और उसको आप लोग नहीं करें तो गवर्नेंस का एक इश्यू जब बना था उस वक्त, तब से मुझे लगता है कि जरूरी भी हो गया था कि हमें एवरीवन हैड टू, सबको ये देखने की जरूरत पड़ी कि भाई हम आज हम सेक्सुअल वायलेंस को कैसे देखेंगे, इसको कैसे देखेंगे, इसको कैसे लेके जाएंगे। और यही फॉर्मुलेशन, यही जो क्या कहते हैं लिंक्स जो हैं, वो हमको अब यूपी में दिखने आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी द नीड फॉर, ये जो यूपी का सरकार है, मतलब सब सरकार को होती है, बट यूपी के सरकार को शायद बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां तो एक भगवा पहना हुआ चीफ मिनिस्टर है। तो व्हाट इज उनके ऊपर क्या जिम्मेवारी है, एक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और किस को किस तरह से एक क्या कहते हैं अपने सत्ता को बनाए रखने के बावजूद एक सीमिंगली हमको नैरेटिव ये डालने की जरूरत है कि भाई हम फेयर एक स्ट्रक्चर को चला रहे हैं। हालांकि वो चुनौती शायद उनको लगती भी नहीं होगी, क्योंकि ठाकुर की सरकार है और ठाकुर उनकी बोलबाला है वहां पर। सो हाथरस में जो काउंटर नैरेटिव बना, काउंटर नैरेटिव बनाने के लिए हमें वापस जाने की जरूरत बाकी मुद्दों जो देश में बाकी जगहों पर जो काउंटर नैरेटिव बनाने की जो बहुत जबरदस्त एक जरूरत निकल के आई है इस स्टेट को,
चाहे वो भीमा कोरेगांव का हो और चाहे वो दिल्ली के राइट्स का हो, एक काउंटर नैरेटिव सेंट्रल है। काउंटर नैरेटिव वो जल्दी से पब्लिक स्फीयर में डाल देते हैं और लोगों को पकड़ करके जेल में डाल देते हैं। और यही चीज उन्होंने कोशिश की। आप वो जो जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट को पहुंचा दिया आपने जेल में, जो केरला से आया था, रूपरेखा वर्मा जी को हाउस अरेस्ट में डाल दिया, जो तुमने कश्मीर में किया। हाँ, तो कश्मीर में तुमने सबको हाउस अरेस्ट में डाल दिया, यहाँ आपने रूपरेखा वर्मा को हाउस अरेस्ट में डाल दिया। तो आप देखिए किस तरह की लिंक्स बन के आ रही हैं, कि किस तरह की क्राइसिस भी है। तो हम अपने को इतना कमजोर भी ना समझें, बिकॉज आई फील दैट दिस इज अ मोमेंट। और जिस तरह से हमने इस मसले को उठाया है और रखा है, और आप देख रहे हैं ये सारे जो यंगर जनरेशन है किस तरह से आकर के इन्वेस्टिगेशंस भी कर रही है, और ये काउंटर करेगा। वो उनके पास पावर है, तो वो इंटरनेशनल पीआर एजेंसीज को बुला रहे हैं अपने को लिपापोती करने के लिए। और हमारे पास क्या है? हमारे पास तो ये है कि हमारे हम भी पब्लिक स्फीयर में अपनी भागीदारी कर रहे हैं, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये जो आइडियोलॉजिकल वॉर है और ये स्टेट का ये अटैक जो हमारे ऊपर आया है, उसको हम वी आर नॉट गोइंग टू लेट इट जस्ट गो। मतलब उसके लिए हमें करने की जरूरत है। सो आप ये काउंटर नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव की जरूरत को अगर आप पॉजिटिवली लें, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली हम जो कह रहे हैं कि हम वो क्या कहने संस्कार कर रहे हैं, वो गर्भ संस्कार सिखाए जा रहे हैं, और वट एवर इट इज, उनको क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है ये सब करने की? क्योंकि उनको भी दिख रहा है कि एक्चुअली दे आर नॉट एबल टू होल्ड वुमेन टुगेदर। और ये जो मतलब बार बार ये वापस लाने की कोशिश करते हैं कि भैया हमारा समाज जो है वो डिगडिगार जाएगा, हम उसको कायम नहीं रख पाएंगे। और ये बार बार घूम फिर के दे कम बैक to the idea of घूम फिर के they return to the idea of the family, the structure, the woman, और लव जहाद क्यों उनके लिए इतना जरूरी है? to कभी कभी कहते हैं कि हम नया कानून ला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, बट रियली वो हिंदू समाज जो है उनके लिए जिस बेसिस पे वो स्ट्रक्चर बनी हुई है, उसको कायम रखने के लिए उनको बहुत सारी चीजों करने की जरूरत है। स्टार्टिंग फ्रॉम बिल्डिंग एवरी सिंगल काउंटर नैरेटिव इन एवरी सिंगल केस। अब आप देखेंगे हर एक केस में एक काउंटर नैरेटिव निकल के आएगा। भुटाना का केस हम देखें तो इतना, और काउंटर नैरेटिव में एविडेंस को हटाने की जरूरत है। सो आई एक्चुअली थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम काउंटर नैरेटिव को कभी हाउ शुड वी चैलेंज दिस, क्योंकि ये जो सारा फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी वो इनके हाथ में है। और आज के तहत जब हमारे पास जुडिशरी भी हमारे लिए खड़ी नहीं हो रही है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पूरा जो स्ट्रक्चर नीचे से जो उनके साथ है उसको कैसे हम अकाउंटेबल बना सकें? तो अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई जो है वो बहुत जबरदस्त एक लड़ाई है, एंड उसको देखने की उसी को कायम करने के लिए हमें जो करना है, जो करना है और जिसको हम पूरी तरह से हम उसमें हमें शामिल होने की जरूरत है। तो मुझे लगता है देश भर के खैरलान जी आकर चला गया, जब वो हुआ हमने उसको ज्यादा देखा नहीं, पर अब खैरलान जी की महत्वता हम समझते हैं कि एक टर्निंग पॉइंट वो बन गया था। और ये इट इज अ केस ऑफ हम इस सफरिंग को इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे ऊपर तोहमत जो सिस्टम जो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल रिएक्ट। और चाहे वो चंद्रशेखर आजाद पहुंच जाए, और एवरीवन इज कंसिडर्ड टू बी डेंजरस क्योंकि वो वहां पहुंच नहीं सकते हैं, जर्नलिस्ट वहां जाकर के रिपोर्टिंग नहीं कर सकते हैं, राहुल गांधी वहां जा नहीं सकते हैं। मतलब जिस तरह के उसको
वो बाउंड्रीज को डिलिनेट करके उसके अंदर निपटाने की जो कोशिश की है, और जो मॉडल उन्होंने वहां किया है, जो उन्होंने फिर गुड़मंदी में भी किया है. So actually you can see that there is panic on the part of the state and states agencies to cover what is happening. और इस सिचुएशन में I would generally say कि हमें पूरी तरह से we should not feel हताश, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम पिंजरा तोड़ की लड़कियों को देख लें, आज वो 6 महीने से जेल में हैं. ये लड़कियां कहाँ से निकल के आई थी? They basically started off with the hostel के रूल्स को देखने के लिए, और today they are facing the brutality, the power of the state for voicing their commitment to the dream of a new India. और उसके लिए तुमने उनको उठा करके जेल में डाला है. तो I think that we have unleashed. I believe that we may look weak, we may look small in numbers, but I think we are not so weak. I think we are not so small. I think we are quite strong in raising questions. And today we have put sexual violence firmly on the stage as an issue which you have to acknowledge. You have to acknowledge that because उसके बिना हमारी चुनौती फिर स्टेट के लिए कि तुम क्या कर रहे थे, तुम्हारा जिम्मेवारी है कि you should run a state which is actually where there is law and order, and there is law and order for women. So I'll take heart from the young people, चाहे वो गुड़मंडी में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो बुटाना में हो. मतलब the young are emerging और वो अपनी बात रख रहे हैं. और जम्मू एंड कश्मीर में रजिया ने क्वेश्चन पूछा है, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट. मतलब जमीन का क्या, अब सारे देश में अडानी को दिया जा रहा है, तो वहां पर भी अडानी को देने की कोशिश है. तो एक तरह से जो एजेंडा स्टेट का है हर तरफ में, वो हमको अब बहुत ज्यादा साफ दिख रहा है. और अगर हमको वो ज्यादा साफ दिख रहा है तो हमें भी अपने सोचने की जरूरत है कि हम उसको इसके लिए पब्लिक स्फीयर में किस तरह की क्रिटिसिज्म और किस तरह की माहौल बनाएंगे जिसमें कि हम चैलेंज करेंगे. आज मुझे नहीं दिखता है कि ये कब होने वाला है, कितनी लंबी लड़ाई है, बट ये लगता है बिल्कुल कि हमने छोड़ा नहीं है फील्ड, हम टिके हैं अभी, और हमारी यंगर जनरेशन टिकी हुई है, और कहीं ना कहीं इसमें हम रास्ता निकालेंगे. और मुझे लगता है कि ये हमारा रिजॉल्व होना चाहिए कि वी आर, चाहे हम कितने भी बुढ़े हो गए, हम सम ऑफ अस, बट द पॉइंट इज कि हमें थोड़ी थोड़ी अब किरण दिखने आनी है. एंड चाहे कहीं पर भी हो, आई सी कि जब यंग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और वो जब वो कमिट कर रहे हैं अपने को, तो हम फिर रास्ता निकाल ही लेंगे और निकालेंगे जरूर. शुक्रिया उमा जी को आपने बहुत उम्मीद भरा कॉन्क्लूजन दिया है. और सही बात है कि जो 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु आपने रखे हैं कि बहुत कश्मीर के बहाने से आपने जैसा कहा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ, महिलाओं की लड़ाई और लड़ाइयों से कैसे जुड़ती है, और हमको भी अपनी लड़ाई को उनके साथ जोड़ना होगा. और दूसरी बात ये कि स्टेट पैनिक दिख रही है बहुत ज्यादा, और हमको हम टिके हुए हैं उनके सामने, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पैनिक दिख रही हैं. और इसमें मैं सीमा जी, हेलो. सीमा जी, हेलो. हाँ. सीमा जी, कुछ कहना चाहती हूँ मैं, 1-2 पंक्तियां कहना चाहती हूँ प्लीज. पहले तो मैं उमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिस तरह से इन्होंने हमें एनकरेज किया और ये आशा दिलाई कि ये कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है इस पे वो नजर रखे हुए हैं. और जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल हटाए जाने के बाद की, हटाए जाने के दौरान की जो जिस तरह से इन्होंने घटनाक्रम को उन्होंने अपनी किताब में डॉक्यूमेंट किया, आशा करती हूँ कि आगे भी जो कुछ भी हो रहा है कश्मीर में, आज विकास के नाम पर कश्मीर को बेचा जा रहा है, तो उस पे भी नजर रखेंगी और उसको भी कागज के पन्नों में
पन्नू पे उतारेगी। मैं हबीब जालिब का एक शेर कहना चाहूंगी कि ऐसे दस्तूर को सुबह हम नहीं बेनूर को, हाँ ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं भी खाइफ नहीं तख्ताएदार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो अगियार से, क्यों डराते हो जिंदा की दीवार से, जुल्म की बात को जहल की रात को, जुल्म की बात को जहल की रात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। थैंक यू WSS। वी कैन टर्न इट इनटू हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। हाँ ठीक, और इसमें ये बात भी जोड़नी है कि कई बार ऐसा लगता है कि 10-15 कई सालों तक कुछ नहीं हो रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि एक दिन में 10-15 सालों का काम हो जाता है। तो वो ऐसा दिखता है, लेकिन वो अंदर-अंदर उसकी तैयारी चल रही होती है, शायद ये वो फेज़ है, और वो हमको दिख रहा है कि पैनिक सिचुएशन में कौन है। ये उपमा जी ने बहुत अच्छा कंक्लूजन रखा। अगर जैसा कि रंजना जी बोल रही थी, आगे की तैयारी के लिए अगर किसी को कुछ बोलना है, तो वो अभी अपनी बात रख सकता है, नहीं तो हम लोग इस मीटिंग को यहीं पे खत्म करेंगे।